Hello everyone. Today we are starting with the first chapter of history, class 12th, bricks, beads and bones. In this chapter, we'll be discussing about Harappan civilization, the beginning of Harappan civilization, the subsistence strategies used in Harappan civilization, the town planning of Harappan civilization, the relation of Harappan civilization with the foreign world, society, and about the cultural aspects of the Harappan civilization, about the production activities and economic activities of Harappan civilization, and the end of Harappan civilization, and lastly, how Harappan civilization was discovered and what developments have took place in the discovery and in the exploration of the Harappan civilization. So let's start. It is a very vast topic in history, so we'll try to cover it as fast as we can. Okay, so let's start. So, in class 6th also you have read very basic things about Harappan civilization, about its location and all. So let's start. So, when we talk about Harappan civilization, we cannot start without this Harappan seals. So Harappan seal is possibly the most distinctive artifact of Harappan or Indus Valley civilization. It was made up of stone called स्टेटाइट and ये जो सील्स हड़प्पन सील्स जो थी ये हड़प्पा का एक सबसे अलग तरीके का सबसे डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट है. इस पे वी कैन सी कुछ लेटर्स भी हैं जिसको हम हड़प्पन स्क्रिप्ट बोलते हैं, जो अभी तक डेसिफर नहीं हुई है, बट फिर भी ये हड़प्पन राइटिंग है या हड़प्पन स्क्रिप्ट है. हड़प्पन सील्स पे जनरली एनिमल मोटिव्स होते थे. अब ये एनिमल मोटिव्स क्या है, वी डोंट नो व्हाट दे आर एग्जैक्टली, बट इट इज़ बिलीव्ड दैट ये पिक्टोरल ड्राइंग्स या ये सिंबल्स उन लोगों को मैसेजेस कन्वे करते थे जो हड़प्पन स्क्रिप्ट रीड नहीं कर सकते थे. अब ये सील्स बनाने के पीछे क्या पर्पस था हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते. ये एग्जैक्ट क्या पर्पस था, क्यों ये पर्टिकुलर सील्स बनाई जाती थी, इन सील्स पे एग्जैक्टली व्हाट इट इज़ रिटन, वेदर इट इज़ अ नेम, इट इज़ अ नेम ऑफ प्लेस और सम काइंड ऑफ एड्रेस, और वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इट इज़ एज द हड़प्पन स्क्रिप्ट इज़ नॉट स्टिल डेसिफर्ड, राइट. But this is a picture and we can imagine or we can guess that it is some kind of animal, right. Here it is having a one horn, it is some kind of animal, and इसके बारे में भी हम ये नहीं कह सकते कि whether it is an actual animal or a mythical animal. हड़प्पन के हम स्क्रिप्ट डेसिफर नहीं कर पाए, बट फिर भी वी हैव ग्रेट नॉलेज अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन, एंड वो नॉलेज, दैट नॉलेज इज़ ऑल बिकॉज ऑफ the artifacts they left behind. Okay, so they left behind houses, pots, ornaments, tools and many other archaeological evidences. तो archaeologists इन सभी remains की स्टडी करते हैं और उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन गैदर की गई. अब हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन की लोकेशन क्या थी. हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड, जो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को 3 फेजेस में डिवाइड करा जाता है. ये 3 फेजेस कौन कौन से हैं, अर्ली फेज, मैच्योर फेज एंड लेटर फेज. तो जो अर्ली फेज है, अर्ली फेज का टाइम पीरियड है 3300 BCE to 2600 BCE. BCE refers to before common era. Mature phase का जो टाइम पीरियड है that is from 2600 before common era to 1900 before common era. Later phase का टाइम पीरियड है 1900 to 1300 before common era. तो वाइडली इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर हम इसे ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है.
अब हड़प्पन सिविलाइजेशन को हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं। अब कल्चर टर्म का पर्टिकुलरली आर्कियोलॉजिस्ट क्यों यूज़ करते हैं? कल्चर टर्म का यूज़ किया जाता है फॉर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स that are distinctive in style that are usually found together within a geographical area and that belongs to a particular period of time। मतलब अगर कुछ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं जिनका स्टाइल कुछ डिफरेंट है, डिस्टिंक्टिव है, बाकियों से अलग है, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में मिले हैं और जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से जिनका कनेक्शन है, जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से रिलेटेड हैं, तो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को आर्कियोलॉजिस्ट्स मतलब क्या बोलते हैं? कल्चर। और अगर हम हड़प्पा की बात करें तो वही ये चीज़ें, ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? सील्स, बीड्स, प्रिक्स, ब्लेड्स, ठीक है। अब ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ से मिलती हैं? अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, गुजरात, इतने वास्ट एरिया से हमें इतने सारे आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। तो वी कैन इमेजिन कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जब एक्चुअल में रही होगी तो कितनी वास्ट सिविलाइजेशन होगी, इसका एरिया ऑफ कंट्रोल कितना बड़ा होगा। अब द क्वेश्चन इज़ दैट अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हम इसे पर्टिकुलरली हड़प्पन सिविलाइजेशन ही क्यों कहते हैं? बिकॉज हमें तो इसका एग्जैक्ट नेम या कुछ भी नहीं मालूम, स्क्रिप्ट हम डेसिफर नहीं कर पाए, ठीक है। और क्योंकि ये एक हिस्ट्री का मैटर है ना, हिस्टोरिकल एक इवेंट है, ठीक है, एक हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन है, तो हम इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? वी कॉल इट हड़प्पन सिविलाइजेशन बिकॉज हड़प्पा वॉज द फर्स्ट टाउन और हड़प्पा वॉज द फर्स्ट प्लेस बिलोंगिंग टू दिस कल्चर दैट वॉज डिस्कवर्ड। तो हड़प्पा वो सबसे पहली जगह थी जो डिस्कवर करी गई थी, जो कि इस पर्टिकुलर इस यूनिक कल्चर से रिलेटेड थी, ठीक है। और इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू डिस्कस मेनली अबाउट द मैच्योर फेज, और मैच्योर फेज का टाइम पीरियड था 2600 बिफोर कॉमन एरा टू 1900 बिफोर कॉमन एरा। जो अर्ली फेज और जो लेटर फेज है उसकी डिस्कशन हम नहीं करेंगे। अब कम टू द लोकेशन। अब लोकेशन इसकी क्या है? ये सिविलाइजेशन जो थी मेनली नॉर्थ वेस्ट इंडिया और मॉडर्न डे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के भी कुछ पार्ट्स तक फैली थी, ठीक है। एंड इट इज़ अ बॉक्स विच कंटेन्स सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, यू मस्ट रीड इट। BP stands for before present, BCE stands for before common era and CE stands for common era। अच्छा, अभी 2021 चल रहा है तो ये क्या है? 2021 CE, that is common era। ओके, अच्छा, और एक और चीज़, अच्छा, आप में से कोई ये जानता है कि ये 2600 से पहले ये लेटर C और ये डॉट का क्या मीनिंग है? So it is a question for you to find out what does this means, okay? और इसी बॉक्स में से you can find out, here it is written, so it is a homework for you, read it। So now come to the location। location नॉर्थ वेस्ट इंडिया, मॉडर्न डे पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान तक ये पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली थी। अब इसे पर्टिकुलरली हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं एंड इंडस इज़ हेयर, इंडस इज़ दिस रिवर। तो मेनली जो सिविलाइजेशन है, ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स और ज़्यादा जो टाउन्स और बिल्डिंग्स और जो हाउसिंग जो भी रिमेन्स मिलते हैं वो हमें इस पूरे इंडस रिवर वाले रीजन में मिलते हैं। तो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि ब्रोंज का यूज़ इस समय किया गया। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट दैट वॉज डिस्कवर्ड विच इज़ रिलेटेड टू दिस यूनिक कल्चर। ओके, नाउ कम टू द टॉपिक। फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बिगिनिंग, ठीक है। तो हम मैच्योर फेज डिस्कस करने वाले हैं। मैच्योर फेज का टाइम पीरियड यू मस्ट ऑल बी नोइंग, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज़ फ्रॉम 2600 बिफोर कॉमन एरा टू 1900 बिफोर कॉमन एरा। ओके, सो हड़प्पन मैच्योर हड़प्पन फेज से पहले भी कुछ आर्कियोलॉजिकल कल्चर एग्जिस्ट करते थे,
ठीक है। इन आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स की भी कुछ अपनी पॉटरी थी और कुछ यहाँ पर एग्रीकल्चर, पेस्टोरलिज्म और क्राफ्ट वर्क्स किए जाते थे। मेच्योर फेज से पहले जो सेटलमेंट्स थी वो लार्ज स्केल पे ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी। दीज सेटलमेंट्स वर वेरी स्मॉल, ठीक है, कोई लार्ज बिल्डिंग्स नहीं थी, कोई ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, और कुछ कुछ साइट्स पे लार्ज स्केल बर्निंग के एविडेंस मिलते हैं। और मतलब कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि लोअर लेयर्स में या फिर पहले तो लोअर लेयर्स में तो हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, बट जो ऊपर की लेयर्स हैं वहाँ पर आर्टिफैक्ट्स नहीं मिले। तो ये सब चीज़ें क्या इंडिकेट करती हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में साइट्स को अबैंडन करके लोग चले जाते थे, मतलब एक साइट को छोड़कर दूसरी जगहों पर लोग शिफ्ट हो जाते थे। ठीक है, तो ये बिगिनिंग थी। बेसिकली बिगिनिंग में जो कल्चर्स थे वो इतने बड़े नहीं थे, इतनी ऑर्गेनाइजेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड, इतनी वास्ट नहीं थी। और लेटर ऑन हम देखेंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन कैसे ये जो पूरी सिविलाइजेशन थी अपने पीक पर पहुंची, और कितनी डेवलप्ड सिविलाइजेशन भी इंडिया में या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करती थी, वो भी 3000 साल पहले। इट इज़ ट्रूली वेरी अमेजिंग। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज। ठीक है, सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज मतलब कि सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज क्या मतलब है? निर्वाह के लिए उन लोगों की क्या स्ट्रैटेजी थी या क्या नीति थी, किस तरह से वो अपना डेली लाइफ, किस तरह से वो अपना रोज़ का जीवन जीते थे, अपना खाना पीना, काम काज जो भी था, किस तरह से वो लोग करते थे। ठीक है, तो हड़प्पन कल्चर, मैच्योर हड़प्पन कल्चर जो डेवलप हुआ था, कुछ तो वही साइट्स पे था जहाँ पे अल्ड्रियल छोटी साइट्स थी, वहीं पे डेवलपमेंट हुआ, और वो फिर वहाँ पे और बड़ी साइट्स होती गई और सेटलमेंट का एरिया बढ़ता चला गया। ठीक है, लार्जर बिल्डिंग्स फिर वहाँ पे मिली, और कुछ साइट्स हमने देखा कि छोड़ भी दी गई। ठीक है, कुछ साइट्स को लोगों ने छोड़कर कहीं और शिफ्ट भी हो गए। अब सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज मेनली क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट्स को जो एविडेंस मिलते हैं उससे आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या रिकन्स्ट्रक्ट किया है कि हड़प्पन्स की जो डाइट थी दैट वाज अ प्लांट बेस्ड डाइट, और उसमें एनिमल प्रोडक्ट्स भी शामिल थे, मतलब प्लांट्स बेस्ड प्रोडक्ट्स भी थे और एनिमल प्रोडक्ट्स भी थे। ठीक है, जिसमें कि मछली यानी फ़िश भी शामिल था। अब आर्कियोलॉजिस्ट ये सब चीज़ें, ये डाइटरी प्रैक्टिसेस, क्योंकि देखो अब हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई पर्सन तो है नहीं जो टाइम ट्रेवल करके आया है जिसने हमें इतना सब कुछ बताया। ये सभी कुछ ना आर्कियोलॉजिस्ट ने रिकन्स्ट्रक्ट किया है। ठीक है, बाय द फाइंडिंग्स, बाय द रिमेन्स। तो चार्ट ग्रेन्स की हेल्प से, सीड्स की हेल्प से आर्कियोलॉजिस्ट्स डिस्कवर करते हैं कि उस समय लोग क्या क्या फल या क्या क्या सीड्स या क्या क्या ग्रेन्स कंज्यूम करते थे। और ग्रेन्स बेसिकली कौन कौन से कंज्यूम होते थे? ग्रेन्स कंज्यूम होते थे वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी एंड सेसम। गेहूँ, दालें एंड सेसम, तिल, मिलेट्स, ये सभी चीज़ें यूज़ की जाती थी। और मिलेट्स भी कहीं गुजरात में मिले हैं, राइस भी मिले हैं। हालांकि राइस के जो फाइंड्स हैं, मतलब राइस या चावल बहुत कम मिले हैं, बिकॉज चावल को उगाने के लिए पानी बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए। और ये सिविलाइजेशन हमने देखा कि कहाँ पर थी? नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। ये रीजन एरिड रीजन है, बेसिकली शुष्क जगह है, तो चावल की खेती यहाँ पर उतनी पॉसिबल, मतलब चावल की खेती उतनी सूटेड नहीं है इस एरिया के अकॉर्डिंगली। इसके अलावा यहाँ पर जानवरों की हड्डियाँ यानी एनिमल बोन्स भी मिली हैं। अब उन एनिमल बोन्स को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट ने रिकवर किया है कि ये जो बोन्स हैं ये कैटल्स की हैं, शिप्स की हैं, गोट्स की, बफेलो की और पिग की है, यानी ढोर ढंगर, इसके अलावा शीप, बकरी, भैंस इत्यादि की हड्डियाँ आर्कियोलॉजिस्ट्स को वहाँ के रिकन्स्ट्रक्शन में मिली है। कुछ वाइल्ड स्पीशीज़, मतलब कुछ जंगली जानवरों की भी हड्डियाँ मिली हैं, जिसमें बोर, डियर, घड़ियाल शामिल हैं। बट वी आर नॉट श्योर, हम ये नहीं कह सकते कि इन जानवरों को पर्टिकुलरली हड़प्पन्स ने खुद हंट करा था या फिर कुछ ऐसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ या हंटर्स थे जिनसे वो ये सब चीज़ें एक्सचेंज करते थे। हालांकि कुछ जानवरों के केस में हम कह सकते हैं जैसे बफेलो, गोट, पिग्स, कैटल, शीप, ये डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, तो ये हम अज्यूम कर सकते हैं
और कुछ ऐसे इंडिकेशंस भी मिले हैं कि हड़प्पन्स जो थे वो पशुपालन किया करते थे, यानी हड़प्पन्स जो थे वो मवेशियों को पालते थे, जानवरों को पालते थे। और जानवरों को पालते थे तो जानवरों को पालने के कई पर्पस थे, मे बी उनके मीट के लिए, उनके मांस के लिए, दूध के लिए, इसके अलावा भेड़ के बालों के लिए। तो इन सभी पर्पसेस के लिए हो सकता है कि वो जानवरों को पालते हों, पशुपालन का वो काम करते हों। और हम ये भी जानते हैं कि एंशियंट टाइम में जो प्रिमिटिव ह्यूमंस थे उन्होंने भी एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया था अपनी डेली यूसेस के लिए। अब व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट सब्सिस्टेंस, तो नाउ वी आर अब हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, राइट। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़, अब एग्रीकल्चर के बारे में हमें पता कैसे चलता है, ग्रेन्स के कुछ फाइंड्स मिले हैं, इसके अलावा कुछ फाइंड्स मिले हैं प्लाउड फील्ड्स के, मतलब कुछ ऐसी भूमि मिली है जिसपे इस तरह के रिमेन्स हैं कि वो भूमि की जुताई की गई है, ठीक है, उसको हल के माध्यम से जोता गया है। हम पर्टिकुलरली जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो यूज़ करते थे उनको रिकन्स्ट्रक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी काफ़ी हद तक जो रिमेन्स मिलते हैं, जो स्कल्पचर्स मिलते हैं और जिस तरह के मॉडल्स मिलते हैं उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में ना बुल के टेराकोटा स्कल्पचर्स मिले हैं, तो इससे ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बुल्स उस समय लोग यूज़ करते थे और बुल्स वर नोन। अब देखो इसका सिंपल से एग्जांपल मैं देती हूँ। आप बच्चों के लिए जो टॉयज़ हम लाते हैं वो टॉयज़ क्या होते हैं, टॉय कार्स होती हैं या टॉय ट्रक्स, ठीक है, ये सब टॉयज़ हम यूज़ करते हैं और बच्चे भी इससे खेलते हैं क्योंकि टॉय का मतलब कार्स एक्चुअल में हम यूज़ करते हैं, ट्रक्स एक्चुअल में यूज़ होते हैं, तो वही चीज़ ना बच्चों के खेलने के लिए टॉयज़ में बना दी जाती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि बुल्स यूज़ हों और बुल्स का बहुत वाइडली यूज़ होता हो, ठीक है, तो इसीलिए बुल्स के इतने सारे टेराकोटा स्कल्पचर्स और मॉडल्स बनाए जाते हों और उनको सील्स पर रिप्रेजेंट किया जाता हो, ठीक है। इसके अलावा हल जो होता है, जो प्लो होता है, उसके भी टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं कई जगह से, कई साइट से उसके भी टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं। और ये पर्टिकुलर साइट्स कहाँ से मिले हैं, चोलिस्तान एंड बनावली। चोलिस्तान एंड बनावली दोनों साइट्स हरियाणा में हैं। आफ्टर दिस चैप्टर हम इस चैप्टर के जितने भी मैप वर्क है वो भी करने वाले हैं, तो डोंट वरी। एग्ज़ाम में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि लोकेट द प्लेस ऑन द मैप वेयर टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लोज हैव बीन फाउंड, या फिर मानचित्र पर वह जगह चिन्हित करें जहां से टेराकोटा हल के मॉडल्स मिले हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो डोंट वरी, वी आर गोइंग टू कवर दैट इन अ सेपरेट वीडियो ऑफ मैप वर्क ऑफ एवरी चैप्टर ऑफ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी बोथ। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को प्लव्ड फील्ड्स के मतलब जुताई की गई भूमि के भी अवशेष मिले हैं कालीबंगन से, और कालीबंगन कहाँ पर है, कालीबंगन इज इन राजस्थान, ओके। अब और पता है हड़प्पन सील्स में देखा क्या गया कि हड़प्पन सील्स में ना 2 सेट्स ऑफ फरोज होते थे राइट एंगल्स पर, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि येस हड़प्पन जो थे ना वो मल्टीपल क्रॉपिंग यूज़ करते थे, मतलब वो एक साथ 2 डिफरेंट क्रॉप्स अपने खेत में या फिर अपने फील्ड में उगाते थे, ठीक है। अब अभी हम तो ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हड़प्पन्स जो थे पर्टिकुलरली वो स्टोन टूल्स यूज़ करते थे या मेटल टूल्स यूज़ करते थे। मेटल भी उस समय नॉन था बिकॉज अपने ब्रोंज एज सिविलाइजेशन कहा है, ठीक है, और स्टोन का यूज़ तो करते ही आया है एंशिएंट ह्यूमन बीइंग, है ना। तो वी आर नॉट वेरी श्योर, बट हम ये भी कह सकते हैं हो सकता है कि उन्होंने कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स यूज़ करा हो, वो मेटल टूल्स भी यूज़ करते हो, स्टोन टूल्स भी यूज़ करते हो, है ना। और अभी हमने देखा कि हड़प्पन, अच्छा हमने वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर, क्या एग्रीकल्चर विदाउट वाटर विदाउट इरिगेशन पॉसिबल है? द आंसर इज़ नो, है ना। बिना इरिगेशन के, बिना सिंचाई के खेती करना संभव नहीं है। तो हड़प्पन साइट्स, पूरा हड़प्पा हमने देखा कि एक ऐसे शुष्क इलाके में है, एक अर्ध शुष्क यानी एक सेमी एरिड इलाके में स्थित है। तो यहाँ पर अगर एग्रीकल्चर हो रहा है यानी खेती की जा रही है तो उसके लिए इरिगेशन यानी सिंचाई की आवश्यकता है, और सिंचाई को पूरा करने के लिए कई जगह पर कैनल यानी नहरों के अवशेष मिले हैं, और पर्टिकुलरली ये अवशेष कहाँ से मिले हैं, शॉटगाई इन अफगानिस्तान, राइट। पर पंजाब और सिंध में कहीं पर भी ये नहीं मिले कैनल्स। अब ऐसा तो नहीं है पंजाब और सिंध में भी सिंचाई की आवश्यकता है तो वहाँ पे कैनल्स क्यों नहीं मिले।
तो उसके लिए एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या है, हो सकता है कि वहाँ पे भी कैनल्स रहे हों बट वो कैनल्स सिल्टेड हो गए हैं, यानी मिट्टी के नीचे दब गए हैं, वहाँ पे अब मिट्टी आ गई है, वो दब चुके हैं। ठीक है, और एक और इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे वाटर रिजर्वॉयर्स धौलावीरा से मिले हैं। अब धौलावीरा एक साइट है कहाँ पर, गुजरात में। एंड एक क्वेश्चन 1 मार्क में पूछा जाता है कि वाटर रिजर्वॉयर्स हड़प्पन सिविलाइजेशन में कहाँ मिले हैं, तो द आंसर इज धौलावीरा। मार्क इट इन योर बुक्स ऑल्सो, ओके, एंड प्लीज अंडरलाइन वट एवर आई एम हाईलाइटिंग हेयर। अब ठीक है, अब ये सोर्सेज हैं। अच्छा, सोर्सेज के लिए यू हैव टू कमेंट कि सोर्सेज हम इन्हीं वीडियोस में कवर करें या फिर सोर्सेज के लिए सेपरेट वीडियोस बनाएं, बिकॉज सोर्सेज आप सभी को पता है कि हिस्ट्री में पूछे जाते हैं और ये सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इन सोर्सेज में होती है, जो बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आगे होते हैं उनमें भी बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यू आर गोइंग टू कमेंट दैट सोर्सेज हम वीडियोस में ही कवर करें या फिर सोर्सेज हम सेपरेट कवर करें। वैसे तो सेपरेट ही कवर करेंगे सोर्सेज आफ्टर चैप्टर, ओके, बट स्टिल you can comment and you can suggest what to do and what is the best strategy. Now come to the next topic, मोहनजोदाड़ो, a planned urban center. अभी हमने ना बेसिक पढ़ लिया सिविलाइजेशन का। क्या बेसिक होता है? खाना। सबसे पहले इंसान की ना 3 देखो मेन नीड्स होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है, ये 3 उसमें हम आराम से नीड्स को समेट सकते हैं, मतलब एक बहुत बेसिक नीड्स हैं, बट रोटी, कपड़ा, मकान। अभी रोटी से मतलब है कि खाना पीना, फूड ग्रेन्स, यानी मतलब इंसान के न्यूट्रिशनल नीड्स। तो न्यूट्रिशनल नीड्स के लिए हमने पढ़ लिया सब्सिस्टेंस, हमने पढ़ा एग्रीकल्चर और हमने पढ़ा अबाउट एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड ऑल। अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मकान, मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट टाउन प्लानिंग, राइट। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन, अच्छा अब देखो इतनी पुरानी सिविलाइजेशन जो 3000 साल पुरानी है, उसमें भी ना हम टाउन प्लानिंग की बात कर रहे हैं, एंड यू विल बी अमेज्ड एंड शॉक्ड टू सी देयर टाउन प्लानिंग। सो लेट्स स्टार्ट। सो अब देखो हमने हड़प्पा सबसे पहले डिस्कवर किया था, बट ना फिर भी ना मोहनजोदाड़ो जो है वो बहुत ज़्यादा वेल नोन साइट है। ठीक है, फर्स्ट साइट नो डाउट हड़प्पा थी, बट स्टिल मोहनजोदाड़ो सबसे ज़्यादा डिस्कवर्ड साइट है, मतलब इस पर सबसे ज़्यादा रिसर्च करा गया है। अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस इन डिटेल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। तो जो हड़प्पा में जो सिविलाइजेशन थी, द एंटायर सेक्शन वॉज डिवाइडेड इंटू 2। ठीक है, जिसमें से एक को कहते थे सिटाडेल यानी दुर्ग, और दूसरा होता था लोअर टाउन। ठीक है, अब ऐसी सेपरेशन क्यों थी और ये सेपरेशन अभी हम पढ़ेंगे कि किस बेसिस पे ये डिफरेंट थे। ठीक है, तो सिटाडेल यानी दुर्ग जो होता था वो ना वैसे छोटा होता था, बट इट वाज बिल्ड ऑन अ हायर प्लेटफॉर्म। वो एक ऊंचे से सरफेस पर, ठीक है, एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बना होता था। और लोअर टाउन निचला होता था। ठीक है, निचला जो बोलते हैं निचला होता था, और लोअर टाउन काफ़ी बड़ा होता था। ठीक है, अब आर्कियोलॉजिस्ट ने इनको आर्कियोलॉजिस्ट इनको सिटाडेल और लोअर टाउन यानी दुर्ग कहते हैं। ठीक है, और सिटाडेल ऊंचा होता था। और सिटाडेल ऊंचा होता क्यों था? सिटाडेल के ऊंचा होने के पीछे रीज़न क्या था? द रीज़न वॉज दैट सिटाडेल मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता था। मतलब सिटाडेल बनाने से पहले उसका एक फाउंडेशन यानी एक नींव सी तैयार की जाती थी ऊंची, जिसके ऊपर सिटाडेल का कंस्ट्रक्शन होता था। ठीक है, और सिटाडेल जो था, सिटाडेल चारों तरफ से वॉल्ड होता था, मतलब सिटाडेल के चारों ओर ना दीवारें बनाई जाती थी। अब देखो इस दीवारों का पर्पस क्या था? इन दीवारों की हेल्प से ना सिटाडेल को फिजिकली सेपरेटेड रखते थे लोअर टाउन से। ठीक है, अब ये क्यों करते थे ये भी हम सभी अभी पढ़ने वाले हैं। लोअर टाउन भी कहीं कहीं पर वॉल्ड होते थे, मतलब लोअर टाउन के आसपास भी वॉल्स बनाई जाती थी। देखो वॉल्स का जो अभी हम एक गेस कर सकते हैं, वॉल्स का रीज़न क्या था? प्रोटेक्शन एक रीज़न हो सकता है वॉल्स का। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि जब इंडिया में भी जब राजा महाराजा वाला टाइम पीरियड हम पढ़ते हैं, तो हमने देखा कि फोर्टिफिकेशंस वो भी बनाते थे अपने किलों के चारों ओर, अपने राज्य के चारों ओर सुरक्षा के लिए घेरेबंदी की जाती थी। ठीक है, और देखो पता है हड़प्पा सिविलाइजेशन की सबसे शॉकिंग बात क्या है ना, कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में मोबिलाइजेशन ऑफ लेबर वॉज डन ऑन लार्ज स्केल। ठीक है, बहुत इतनी कंस्ट्रक्शन और इतनी एक्टिविटीज़ वहाँ होती थी ना कि लेबर मोबिलाइजेशन बहुत लार्ज स्केल पे होता था। ठीक है,
अब इसके अलावा देखो सबसे अच्छी बात क्या है ना, वहाँ पे फाउंडेशंस बनाई जाती थी। मतलब एक पहले ना फाउंडेशन, एक बेस प्लेटफॉर्म तैयार कर देते थे, उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनती थी। अब देखो कितना साइंटिफिक वो लोग सोचते थे, कैसे कि उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि बिल्डिंग जो वर्क है, कंस्ट्रक्शन वर्क इतने ही एरिया में होगा। तो मतलब इससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो लोग थे, हड़प्पन्स जो थे, इनका प्लानिंग सेंस कमाल का था। इन्होंने जो भी टाउन्स बसाए बहुत प्लानिंग के बाद वो बसाए। एंड यू नो हड़प्पा, मैंने आपको बताया कि कितने वास्ट एरिया में फैला हुआ था, बट पूरे हड़प्पा में कहीं की भी अगर हम ब्रिक ले लें तो उसकी रेशियो हर जगह कांस्टेंट है, 1:2:4। मतलब कि हाइट होती है, हाइट अगर 1x है तो उसकी विड्थ 2x और उसकी जो लंबाई यानी उसकी जो लेंथ होती थी वो होती थी 4x। मतलब कि एक 1:2:4 का एक रेशियो, एक अनुपात रहता था पूरे सिविलाइजेशन में। पूरी सभ्यता जितने भी इतने बड़े हिस्से में फैली है, कहीं से भी अगर हम एक ईंट उठा के देखें उसका अनुपात हर जगह सेम है, ठीक है, हर जगह। तो हम देख सकते हैं कितना एफिशिएंट प्लानिंग सिस्टम था हड़प्पा का, मतलब पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन का। हड़प्पा, आई एम रेफरिंग टू हड़प्पन सिविलाइजेशन, एंटायर इंडस वैली सिविलाइजेशन। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको इस टॉपिक को जब स्टार्ट किया मोहनजोदाड़ो को कि हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, बट मोहनजोदाड़ो को हम इतना डिटेल में पढ़ते हैं और मोहनजोदाड़ो इज़ वेल डिस्कवर्ड। क्यों? क्योंकि हड़प्पा ऑल्दो इट वाज पहले उसे डिस्कवर किया, बट हड़प्पा जो साइट थी ना ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयड थी। इसको ना लुटेरों ने, रॉबर्स ने बर्बाद कर दिया था, ठीक है। और जब 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम, अच्छा अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? ही वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। पेपर में आता है, एग्जाम में पूछ जाता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ASI, सो नोट इट डाउन, इट इज़ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एंड अलेक्जेंडर कनिंघम was the first director general of ASI and father of Indian archaeology भी अलेक्जेंडर कनिंघम को ही कहते हैं। अच्छा, अलेक्जेंडर कनिंघम ने एक बात कही थी कि हड़प्पा इतनी बड़ी साइट थी और हड़प्पा में जितनी ब्रिक्स थी वो ब्रिक्स लाहौर से मुल्तान के बीच में जो 100 मील लंबी रेलवे लाइन है उसको बनाने के लिए काफ़ी है। तो ये जो साइट हड़प्पा थी ना, इससे ईंटें चुरा के ले जाई गई, ठीक है। यहाँ इस जगह को, इस पूरी साइट को रॉबर्ट्स ने बुरी तरह बर्बाद कर डाला, ठीक है। यहाँ पे अभी भी एंशिएंट स्ट्रक्चर्स हैं हड़प्पा में भी, बट वो डैमेज्ड हैं। बट इससे दूर मोहनजोदाड़ो काफ़ी दूर थी और मोहनजोदाड़ो काफ़ी प्रिजर्व्ड स्टेट में है और इसलिए उस पर रिसर्च ज़्यादा की है क्योंकि वो बेटर स्टेट में है। उससे हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन उस एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में कलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने डिस्कस करा टाउन प्लानिंग। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ हाइजीन, राइट। ड्रेन्स मतलब नालियाँ कैसे बनाई जाती थी हड़प्पन सभ्यता में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के दौरान ड्रेन्स बिछाने का काम किस तरह करा गया। अभी भी देखो हम 21st सेंचुरी में रहते हैं, बट हेल्थ एंड हाइजीन इज स्टिल अ मेजर इशू। बट उस टाइम भी इन लोगों का प्लानिंग इतना हाईटेक थी, इन लोगों की प्लानिंग इतनी, इन्होंने इतना इफ़ेक्टिव, इतना एफिशिएंट इनका ड्रेनेज सिस्टम था, इतनी अच्छी प्लानिंग से इन्होंने उसे इम्प्लीमेंट कर रखा था कि सबसे पहले जब भी कोई प्लानिंग ये लोग करते थे टाउन प्लानिंग, तो सबसे पहले क्या होता था, रोड्स बनाए जाते थे, ठीक है, और उसमें ड्रेन्स बनाई जाती थी। उसके बाद लोग अपने घर बनाते थे और इट वॉज कंपल्सरी फॉर एवरी हाउस कि उनका एक वॉल, घर की एक दीवार कम से कम एक पाइप के थ्रू या किसी भी एक होल के थ्रू ड्रेन से कनेक्टेड हो, जिससे कि घर का जो भी वेस्ट है, ठीक है, वो इधर उधर ना पड़ा रहे, वो सीधा ड्रेन्स में जाए। और अभी ना हम पूरा ड्रेनेज इनका सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं कि माय गॉड इट वाज सो अमेजिंग। अब ड्रेन्स बनाई जाती थी, ठीक है, ड्रेन्स का प्रॉपर क्लीनिंग ये लोग करते थे, ठीक है। सोर्स 2, ये सोर्स हम इसी में डिस्कस करेंगे बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अर्नेस्ट मके ने लिखा है कि इट इज़ द मोस्ट एंशिएंट सिस्टम एज येट डिस्कवर्ड। देखो क्या लिखा है कि एवरी हाउस वॉज कनेक्टेड विद ड्रेन्स, ठीक है। एक ब्रिटिश पर्सन कह रहा है कि हर हाउस जो था वो ड्रेन से कनेक्टेड था, नालियों से कनेक्टेड था।
मेन जो चैनल थे वो ब्रिक्स से बना होता था, और ब्रिक्स भी देखो ऐसे ही नहीं लगा रखी थी, उनमें मोल्टर के साथ, जिससे कि जैसे पानी वानी जो भी ड्रेन्स में जा रहा है उससे जो ड्रेन्स है ख़राब ना हो, ठीक है। और पता है जो ड्रेन नेटवर्क जिनके होते थे ना, उसमें ना कुछ ईंटें ये लोग ना, जैसे सीमेंट हम यूज़ करते हैं वैसा ही मोल्टर कुछ ये लोग यूज़ करते थे, जिप्सम वगैरह का, जिप्सम का, ठीक है। उससे क्या होता था कि वाटर टाइट हो जाता था, कि पानी इसकी वजह से, क्योंकि ड्रेन्स में पानी भी होगा ना, तो पानी की वजह से ड्रेन्स ख़राब ना हो। और कुछ जो ईंटें होती थी ना उनको लूज़ छोड़ देते थे, ताकि उनको निकाल कर ना सफाई क्लीनिंग की जा सके, ठीक है। और कुछ कुछ केसेस में लाइमस्टोन भी यूज़ करते थे। सबसे पहले क्या होता था कि जो हाउस ड्रेन्स होती थी वो एक गड्ढे में, एक सम्प में खाली होती थी, या एक सेसपिट में खाली होती थी, जहाँ पे क्या होता था उसका जितना भी सॉलिड वेस्ट होता था, ये जो भी मोटा हम कहें सॉलिड वेस्ट, जो लार्ज वेस्ट है, वो सेटल डाउन होता था। उसके बाद में उस सेटल डाउन वेस्ट को कलेक्ट, उसके बाद में जो ऊपर रह जाता था लिक्विड या जो भी लाइट वेस्ट था वो आगे फ्लो कर दिया जाता था, और वो जो सॉलिड वेस्ट था उसको क्लीन कर दिया जाता था, ताकि जो ड्रेन्स हैं वो ब्लॉक ना हो, ठीक है। और कहीं कहीं ना अब भी देखते हैं कि ड्रेन्स के पास ना कुछ हीप्स ऑफ मटेरियल, मतलब कुछ छोटे छोटे ढेर मिले हैं कुछ चीज़ों के, ठीक है। मे बी कि क्या है कि क्लीनिंग करके ना उसको वहाँ से रिमूव नहीं किया गया, वो वहीं पर रह गया, ठीक है। वो भी जो भी क्लीन मटेरियल, जो सॉलिड वेस्ट निकाला, वो वहीं पर इकट्ठा एज अ पाइल, एक छोटे से ढेर के रूप में इकट्ठा रह गया। और ये जो लिखा है, ये लिखा है अर्नेस्ट मके ने। और पता है सबसे अच्छी बात क्या थी कि ड्रेनेज सिस्टम ना सिर्फ बड़ी सिटीज़ में नहीं था, बल्कि स्मॉलर सिटीज़ में, स्मॉलर सेटलमेंट्स में भी था। लोथल ऑल्दो एक छोटी साइट है अगर हम मोहनजोदाड़ो से कंपेयर करें तो, पर वहाँ पर भी जो ड्रेन्स होती थी ना वो बर्न्ट ब्रिक समझ रहे हैं, सिकी हुई ईंटों से बने होते थे ड्रेन्स। घर कच्ची ईंटों से बने हैं, बट ड्रेन्स जो है ना वो पक्की ईंटों से बने हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अभी भी देखो हम अभी 21st सेंचुरी में रहते हैं, हम सो कॉल्ड डेवलप्ड सोसाइटी में रहते हैं, हम कहते हैं कि हम डेवलप्ड हैं, हम एंशियंट से बेहतर हैं, बहुत बेहतर हैं, बट स्टिल हम देखते हैं कि स्लम्स में ना इतना कंडीशन ख़राब है, हेल्थ हाइजीन की कोई फैसिलिटी नहीं है। बट यहाँ पर स्मॉलर सेटलमेंट्स में भी प्रॉपर एम्फेसिस वॉज गिवन टू द ड्रेनेज सिस्टम। ओके, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। नाउ डोमेस्टिक आर्किटेक्चर हम बेसिकली हाउसिंग डिज़ाइंस, हाउसिंग पैटर्न्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो डोमेस्टिक, अच्छा उससे पहले एक सिटाडेल से छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना है। सिटाडेल मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट्स में एक, अच्छा ये जो हायर पार्ट होता था ना ये वेस्टर्न साइड में होता था, मतलब सिटाडेल या दुर्ग वेस्टर्न साइड में, और जो निचला हिस्सा है यानी जो लोअर टाउन है वो होता था ईस्टर्न साइड में, ठीक है। कुछ सेटलमेंट्स में जो धौलावीरा और लोथल जैसे कुछ सेटलमेंट्स है, इनमें पूरा का पूरा सेटलमेंट ही फोर्टिफाइड होता था। जैसे हमने पहले ऊपर पढ़ा था कि सिटाडेल के चारों ओर दीवारें होती थी, सिटाडेल वाज वॉल्ड, बट धौलावीरा और लोथल में ना पूरी सेटलमेंट, पूरी इंटायर सेटलमेंट ही वॉल्ड है, राइट। अच्छा, अब लोथल में जो है लोथल जो सेटलमेंट है वो पूरी फोर्टिफाइड है, बट सिटाडेल के चारों ओर कोई फोर्टिफिकेशन नहीं है, हालांकि सिटाडेल को एक हाइट पे बनाया गया है। तो कभी कभी क्या होता है 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कौन सी साइट ऐसी है जहाँ पर सिटाडेल फोर्टिफाइड नहीं है बट एक हाइट पर बना है। तो उन क्वेश्चंस के लिए, उन 1 मार्कर्स के लिए यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली। Okay, so now we are discussing about domestic architecture. So, lower town of Mohenjo-daro provides the evidences of residential building. मतलब मोहनजोदाड़ो में जो लोअर टाउन है ना वहाँ पे हमें मिलते हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के अवशेष। मतलब रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स मतलब वो बिल्डिंग्स, या कह लें सिंपल लैंग्वेज में हाउसेज या लोगों के घर जहाँ लोग रहते थे। अब देखो पता है इन हाउसेज की सबसे अच्छी बात क्या है, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे ना तो यू विल बी अमेज्ड कि कितना हाईटेक थिंकिंग थी उन लोगों की। तब भी क्या होता था कि हर घर में कोर्टयार्ड होता था, आंगन बोलते हैं, आंगन सारी एक्टिविटीज़ का सेंटर होता था, कुकिंग के लिए, वीविंग के लिए, और लोग बैठ के गॉसिपिंग भी करते होंगे, ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या थी, घर का जो मेन डोर होता था ना वो इस तरह से बनाया जाता था कि कोई भी डायरेक्ट घर के अंदर झांक ना सके, ठीक है, घर के अंदर का पूरा व्यू उसको ना मिले। नहीं तो क्या होता है कभी कभी कुछ निकलते हैं, हम भी कहीं चल रहे होते हैं, तो क्या होता है कुछ हाउसेज ऐसे होते हैं कि उनके मेन गेट से ही ना पूरा अंदर का व्यू मिलता है, तो प्राइवेसी के लिए वो ठीक नहीं है,
ठीक है। और हम देखते हैं कि ये जो लोअर टाउन्स था, इनमें जो भी बिल्डिंग्स होती थी, जो घर होते थे, जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स होती थी, जो निवासीय स्थल होते थे लोगों के, उसमें फर्स्ट फ्लोर पर कहीं भी खिड़की नहीं है, फर्स्ट फ्लोर पर विंडोज़ नहीं होती थी। एंड ये बात दिखाती है कि दे वर वेरी कंसर्न्ड फॉर देयर प्राइवेसी। प्राइवेसी के लिए हड़प्पन्स वर वेरी कंसर्न्ड। हर घर का अपना एक बाथरूम होता था, राइट। अभी तक भी ना हमें मिशंस चलाने पड़ रहे थे कि हर घर में टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन कराया जाए, बट हड़प्पन सिविलाइजेशन में हर घर में बाथरूम होता था, हर घर ड्रेन्स के साथ कनेक्टेड होता था, ठीक है। और कुछ हाउसेस में तो हमें स्टेयर केसेस भी मिले हैं। अब देखो, स्टेयर केसेस मिले हैं तो मतलब क्या था कि कुछ हाउसेस में छत या फिर एक दूसरी मंजिल, एक सेकेंड फ्लोर भी या एक सेकेंड स्टोरी भी होता था, ठीक है। इसके अलावा वेल्स भी, लोगों के घर में ना कुएं भी होते थे। अब कुएं क्यों होते थे? बेसिकली वाटर कलेक्शन के लिए, ताकि वो अपने डोमेस्टिक नीड्स के लिए पानी यूज़ कर सके। इसके अलावा पानी और जो वॉल्स होते थे वो इस तरह से बनाए जाते थे कि कोई बाहर का बंदा जो है, कोई बाहर का जो पर्सन है, कोई ट्रैवलर अगर है, वो भी उससे पानी ले पाए। और मोहनजोदाड़ो में, अगर हम मोहनजोदाड़ो की ही बात करें तो यहाँ पर 700 कुएँ, 700 वेल्स मिले हैं। ये जो फैक्ट्स पे मैं बहुत एम्फेसाइज करती हूँ, नोट देम डाउन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये एक मैप है, एक मैप नहीं है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग है एक घर की, जिसमें हम देख सकते हैं ये स्टेयर केसेस हैं, मेन एंट्रेंस है। और देखिए, मेन एंट्रेंस के सामने कुछ इस तरह का है कि घर के अंदर का डायरेक्ट व्यू नहीं मिल रहा, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, द सिटाडेल। अब इसमें अभी हमने ना लोअर टाउन की रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सिटाडेल के बारे में। अच्छा देखो, सिटाडेल के बारे में कुछ क्विक रिविजन करेंगे। इट वॉज बिल्ड ऑन प्लेटफॉर्म, इट वॉज वॉल्ड, एंड अभी हम बाकी पढ़ने वाले हैं। तो सिटाडेल जो होता था, सिटाडेल में ना कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स मिले हैं। अब ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स क्या थे? वेयर हाउसेस पता है क्या होते हैं? एक वो मैसिव स्ट्रक्चर्स जहाँ पर ग्रेन्स, ठीक है, या फिर जहाँ पर चीज़ें स्टोर करके रखी जाती हैं। और ये सारी जो बिल्डिंग्स हमें सिटाडेल के अंदर मिलती है, दीज बिल्डिंग्स हैव पब्लिक पर्पसेस, मतलब ये पूरे पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट थी। देखो मैप में भी आप देख सकते हैं, हेड इज़ अ कॉलेज, द ग्रेट कोर्टयार्ड, द मेन स्ट्रीट, द ग्रेट बाथ, the warehouse, the trench, stairs, Dixit Trench, Jensen's excavative well, southern section, stupa area। तो ये देखो, जितनी भी मेन बिल्डिंग्स है ना, ठीक है, जैसे ग्रेट बाथ हो गया, मेन स्ट्रीट या वेयर हाउसेज हो गए, जो भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, स्तूपा एरिया हो गया, ग्रेट कॉर्टयार्ड, ये सब कहाँ पर हैं? पिलर्ड हॉल और रिटेनिंग वॉल, एल एरिया, ये सब देखो, ये सब जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स है कहाँ पर हैं? सिटाडेल में, ठीक है। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेट बाथ। अभी जो ग्रेट बाथ है ना, इस पर क्वेश्चन आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। टाउन प्लानिंग पे एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। टाउन प्लानिंग पे जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो तो सबको प्रिपेयर करना है, ठीक है, क्योंकि टाउन प्लानिंग जब हम हड़प्पा की प्रिपेयर करते हैं तो हमारे बहुत सारे और भी क्वेश्चन उसी के अंदर प्रिपेयर हो जाते हैं। अच्छा, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ग्रेट बाथ। तो ग्रेट बाथ क्या था? इट वॉज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक, एक बहुत बड़ा सा रेक्टेंगुलर टैंक था, ठीक है, जिसमें 4 साइड्स थी, ठीक है, जिसमें मतलब जिसके चारों ओर कॉरिडोर्स होते थे। नॉर्थ और साउथ में सीढ़ियाँ होती थी, 2 सीढ़ियाँ, ठीक है। अच्छा, इसका एक पिक्चर भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ग्रेट बाथ में दोनों साइड्स, चारों तरफ क्या था, देखो यहीं पे देखते हैं, चारों तरफ क्या है? कॉरिडोर्स हैं, ठीक है। अब वेट, लेट मी चेंज दिस, ओके। हाँ, चारों तरफ कॉरिडोर्स हैं, ठीक है, ये कॉरिडोर्स हैं, यहाँ पर सीढ़ियाँ होती थी बेसिकली उतरने के लिए। ये ग्रेट बाथ एक बहुत बड़ा टैंक है, ठीक है, जिसका यूज़ कुछ रिचुअल पर्पसेस पे, कुछ बड़े नहान आयोजित करने के लिए किया जाता होगा, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट ने रिकन्स्ट्रक्ट किया है, ठीक है। अब देखो, मैंने बताया था यहाँ पे ब्रिक्स यूज़ करते थे, तो पानी है। अब हम पानी की जब बात करने वाले कि जब ये लार्ज बहुत बड़ा एक वाटर टैंक है तो इसमें अल्टीमेटली वाटर होगा, ठीक है। तो क्या होता था कि स्टेयर्स पे या फिर इसके अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन होती थी, उस कंस्ट्रक्शन में मॉर्टर यूज़ करते थे,
जिप्सम का, ताकि पानी की वजह से स्ट्रक्चर ख़राब ना हो। ये देखो, इसके चारों ओर कॉरिडोर्स हैं, यहाँ पे सीढ़ियाँ होती थी उतरने के लिए, अंदर जाने के लिए। और ग्रेट बाथ का जो यूज़ था दैट वाज फॉर सम रिचुअल पर्पस। अब इसके अराउंड कुछ चेंजिंग रूम्स भी होते थे, ठीक है। और जिप्सम का यूज़ करके इस पूरे स्ट्रक्चर को वाटर प्रूफ बनाया गया था। और इसके अलावा इसके पास में बहुत सारे रूम्स होते थे। अब ये रूम्स चेंजिंग रूम्स थे, और कुछ रूम्स चेंजिंग रूम थे, और एक रूम में एक बहुत बड़ा वेल होता था। ये वेल बेसिकली क्या था, इस वेल से इस ग्रेट बाथ में पानी सप्लाई होता था। अब ग्रेट बाथ के नाम से आप समझ रहे हैं ना कि कुछ एक स्विमिंग पूल के फॉर्म में आप इमेजिन कर सकते हैं, बट इट वाज ऑन अ मच लार्जर स्केल, और इसका कुछ रिचुअल पर्पस था, ठीक है। ओके, अच्छा, देवर रूम्स ऑन द 3 साइड्स। अब इसके तीनों ओर ना रूम्स होते थे, और एक रूम में बहुत बड़ा वेल होता था, जिस वेल से इसमें पानी आता था। और इसका पानी टाइम टू टाइम इसका वाटर जो रिमूव भी किया जाता था। वाटर एक बहुत बड़ी ह्यूज ड्रेन के थ्रू यहाँ से मतलब ग्रेट बाथ से रिमूव करते थे। और एक वेल था, बहुत बड़ा वेल, एक रूम ग्रेट बाथ के पास था, जिसके अंदर एक वेल होता था जहाँ से वाटर सप्लाई ग्रेट बाथ के अंदर होती थी। ओके, और कॉरिडोर्स के साइड में, ठीक है, बाथरूम्स होते थे। एंड ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर सिटाडेल में मिलता है, और इसीलिए स्कॉलर्स ये अनुमान लगाते हैं या ये सजेस्ट करते हैं कि इट वॉज यूज फॉर अ स्पेशल काइंड ऑफ रिचुअल बाथ। कुछ इम्पॉर्टेंट पर्पस पे, कुछ इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स पर, या कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट डेज पर इनमें कुछ रिचुअल बाथ आयोजित किया जाता होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। अगर कोई भी डाउट हो, इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट, यू कैन ड्रॉप मी अ मेल और यू कैन कमेंट. I'll be responding to every query. Now we are going to discuss about the society. Okay, society क्या थी, क्योंकि सोसाइटी तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, है ना। सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होकर हम बहुत सारे काम करते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पन्स की सोसाइटी के बारे में। तो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, कमिंग बैक टू द हिस्ट्री। तो अब आर्कियोलॉजिस्ट्स कैसे सोशल डिफरेंसेस का पता लगाते हैं। अब हमारी तरह तो उनके पास लोग हैं नहीं ना जो बता दें कि यार आज की सोसाइटी ऐसी है, ये है, वो है। तो ये सब क्या करना पड़ता है ना, रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ता है रिमेन्स से। और इसमें सबसे इफ़ेक्टिव जो चीज़ है बरियल्स, ठीक है। बरियल्स आप समझते हैं ना, ठीक है, बरियल्स। तो अब बरियल्स देखो, जैसे इजिप्ट था, इजिप्ट के बारे में वी ऑल हैव सम इंफॉर्मेशन कि इजिप्ट से ना मम्मी मिलती है, मम्मी। तो मम्मी क्या था, मम्मी क्या है, वो प्रिजर्व्ड बॉडीज़ हैं, ठीक है, प्रिजर्व्ड बॉडीज़ हैं। और हम देखते हैं कि उनके साथ बहुत ज़्यादा गोल्ड, ठीक है, और बहुत ज़्यादा धन संपदा उनके साथ दफनाई जाती थी। तो उससे हमें पता क्या चलता है कि इजिप्शियंस के आफ्टर लाइफ के बारे में क्या बिलीव थे, और इजिप्शियंस कितने समृद्ध थे, ठीक है, कितने रिच थे। तो यही आइडिया है कि बरियल्स को स्टडी करते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट कुछ स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं जिससे हमें सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस के बारे में पता चलता है। इजिप्ट का आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि इजिप्ट से क्या रेफरेंस है यहाँ पर। अच्छा, अब हड़प्पन साइट्स पे जो बरियल्स मिले हैं वो जनरली ना पिट्स में होते थे, पिट्स, ठीक है, गड्ढे। अब कुछ जगहों पर ये पिट्स थी, मतलब गड्ढा खोदा जाता था, पिट्स खोद के बनाई जाती थी। और कुछ पिट्स में देखने को मिलता है कि कुछ पिट्स में ना ब्रिक्स भी हैं। कुछ गड्ढों को या कुछ पिट्स जो बनाई जाती थी डेड बॉडीज़ को दफनाने के लिए, ठीक है, उनके अंदर ब्रिक्स से लाइनिंग की जाती थी। अब देखो, कुछ ग्रेव्स में ब्रिक्स की लाइनिंग मिलती है, कुछ में नहीं मिलती। तो हो सकता है कि ये कुछ सोशल या कुछ इकोनॉमिक डिफरेंस दिखा रहा हो, बट वी आर नॉट वेरी श्योर। इसके अलावा कुछ ग्रेव्स में कुछ पॉट्स मिले हैं, यूटेंसिल्स मिले हैं, मतलब कुछ ऑर्नामेंट्स मिले हैं, जिससे कि हम मान सकते हैं कि हाँ, वहाँ पर भी आफ्टर लाइफ के बारे में लोग मानते थे कि मतलब मौत के बाद भी इंसान की
एक मृत्यु के बाद भी एक नई जिंदगी शुरू हो जाती है। कुछ बरियल्स में ज्वेलरी मिली है और ज्वेलरी मेन एंड वुमेन दोनों के बरियल्स में मिली है। ऐसा नहीं है कि केवल वुमेन ही ज्वेलरी पहनती थी, नहीं, मेन के पास भी ज्वेलरी मिली है। अब इसमें कुछ ऑर्नामेंट्स मिले हैं जिसमें शेल रिंग्स हैं, जैस्पर स्टोन का यूज़ करा गया है, बीड्स का यूज़ करा गया है। इसके अलावा कुछ में कॉपर मिरर्स मिले हैं। ठीक है, डेड्स को दफनाया जाता था कॉपर मिरर के साथ। अब इसका पर्टिकुलर क्या मिथ है, क्या फैक्ट है, वी डोंट नो, बट हमें कॉपर मिरर्स कुछ मिले हैं। बट ऑन अ होल हम कह सकते हैं कि वास्ट स्केल पे या सब लोग आफ्टर लाइफ के बारे में हड़प्पा में नहीं मानते थे। जैसे इजिप्ट में हमने देखा कि वहाँ तो आफ्टर लाइफ के बारे में एक बहुत स्ट्रांग बिलीव है, वहाँ के ड्राइंग्स में। ठीक है, वहाँ पे जो भी वॉल्स पे जो ड्राइंग्स मिले हैं वहाँ पे हम देखते हैं, और वहाँ के राइटिंग्स में आफ्टर लाइफ को बहुत ही अलग तरीके से दिखाया गया है। आफ्टर लाइफ बहुत ही मिस्टीरियस, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फैसिनेटिंग थी इजिप्ट वालों के लिए, इजिप्शियंस के लिए। ठीक है, बट ऑन अ होल हड़प्पन्स को इतना इंटरेस्ट नहीं था कि वो डेड लोगों के साथ, मतलब जो लोग मर गए हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रीशियस चीज़ें दफनाएं। कुछ ग्रेव्स में मिलते हैं, तो दैट इज़ इंडिकेटिंग दैट हाँ आफ्टर लाइफ में लोग मानते थे, बट एज अ होल बहुत ज़्यादा प्रीशियस चीज़ें वो लोग दफनाने में बिलीव नहीं करते थे। अब इसके बाद दूसरी स्ट्रैटेजी जो होती है वो होती है लग्जरीज, लुकिंग फॉर लग्जरीज। अब देखो, ये आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं कि जैसे उन्हें कोई भी चीज़ मिलती है ना, तो क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये आर्टिफैक्ट यूटिलिटेरियन है या फिर लग्जरी है। अब यूटिलिटेरियन मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज़, ओके, ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज़, यस। लग्जरीज वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो शायद हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अब देखो आर्कियोलॉजिस्ट का क्राइटेरिया क्या होता है, वो कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि जो भी चीज़ें ऐसे मटेरियल से बनी है जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, तो वो क्या है, वो यूटिलिटेरियन है। और जो भी ऑब्जेक्ट्स रेयर मटेरियल से बने हैं, रेयर स्टोन्स से बने हैं, वो सारे क्या हैं, लग्जरीज हैं। बट हड़प्पा में ना देखो, सबसे कॉन्ट्राडिक्टिंग बात है ये कि हड़प्पा में जो डेली यूज़ के ऑब्जेक्ट्स हैं ना, जैसे स्पिंडल जो कि वीविंग में यूज़ करते हैं, कपड़ा बुनाई वगैरह में यूज़ किया जाता है, वो भी ना एक रेयर मटेरियल से बना है। ठीक है, और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट मतलब ये मानते हैं, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दैट लग्जरीज ऑब्जेक्ट तब होता है जब वो कॉस्टली नॉन लोकल मटेरियल से बना हो। देखो, एक तो रेयर मटेरियल से तो बना हो, या फिर वो किसी इम्पोर्टेड मटेरियल से, जो किसी दूसरी सभ्यता से या दूसरी जगह से लाया गया है, उस मटेरियल से बना हो। अब देखो, जैसे एक पॉट मिला है फेंस का। ठीक है, फेंस क्या होता है, मिट्टी या सिलिका जिसको कुछ कलर और गोंद मिलाकर फायर, मतलब उसे पकाया जाता है, फायर किया जाता है। ठीक है, और इसको प्रीशियस माना जाता है क्योंकि देखो इतना सारा इसमें काम करना है, मिलाना है कलर, गम, उस फिर फायर करना है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो ये एक रेयर मटेरियल है। बट हड़प्पा में सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि मैंने बताया क्या कि डेली यूज़ के जो आर्टिकल्स हैं ना, स्पिंडल होल्स, वो भी रेयर मटेरियल के बने हैं। ठीक है, अब और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स। देखो, आर्टिफैक्ट्स कहीं कहीं पर तो बहुत सारे मिलते हैं, कहीं कहीं पर कम मिलते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर हमें रेयर आर्टिफैक्ट्स बहुत सारे मिलते हैं। तो इस सब से भी काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जैसे कि जहाँ पे ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं, मतलब वहाँ ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए लोग रहते थे, ज़्यादा बसावट थी वहाँ पर। इसके अलावा जहाँ पे रेयर आर्टिफैक्ट्स ज़्यादा मिल रहे हैं, हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि वहाँ के लोग ज़्यादा प्रॉस्पर थे, ज़्यादा समृद्ध थे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो मिनिएचर पॉट्स होते हैं फेंस के, जिन्हें शायद परफ्यूम बॉटल्स की तरह यूज़ करे जाते थे, वो मोस्टली मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में मिलते हैं। ठीक है, बाकी सेटलमेंट्स जैसे कालीबंगन हो गई, यहाँ पे कम मिलते हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद जो मोहनजोदाड़ो और जो हड़प्पा थे, ये उस समय के शायद मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की तरह एग्जिस्ट करते रहे होंगे उस सिविलाइजेशन में। ठीक है, द वर्ड्स आई एम यूजिंग, आई एम हेयर ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। तो एक बार समझ, हिस्ट्री में भी ना कुछ रटने जैसा नहीं होता, हाँ एक बार समझ आनी चाहिए, थोड़ा लर्न करना पड़ता है। बट हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट अबाउट रॉट लर्निंग। हिस्ट्री हमें बताता है कि हम जो आज हैं वो हम क्यों हैं और वो हम कैसे हैं। सो हिस्ट्री
मे बी लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है, तो हिस्ट्री शुड नॉट बी बोरिंग। तो बोरिंग पर्सपेक्टिव से मत पढ़ो, हिस्ट्री को भी एंजॉय करके पढ़ो। तो नाउ होड्स। अब होड्स क्या होते हैं? अच्छा, अभी तो देखो होड्स तो हम सब जानते हैं क्या होते हैं। कोविड टाइम में हमने देखा है कि कैसे लोग ना ऑक्सीजन सिलेंडर की, पल्स ऑक्सीमीटर की, रेमडेसिविर इंजेक्शन की होर्डिंग करके रख रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह ना क्या होता था कि लोग ना जो भी चीज़ें बहुत कीमती होती हैं उनको होर्ड करके छुपा के रख लेते हैं। अब ये होर्ड्स हड़प्पा में, अब देखो ये कोविड टाइम में जो होर्डिंग हो रही है वो गलत है, बट यहाँ पर हम कोई इलीगल होर्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं। ज्वेलरी या जो कुछ प्रीशियस गोल्ड मटेरियल होता था, गोल्ड ज्वेलरीज होती थी या बहुत प्रीशियस स्टोन होते थे ना, उसको स्पॉट्स के अंदर प्रॉपरली पैक करके रख दिया जाता था। और कभी कभी क्या होता था, जिस व्यक्ति ने उसे रखा है ना वो ले जाना भूल जाता था, ठीक है, तो वो वहीं रह जाते थे और बाद में जब आर्कियोलॉजिस्ट जब जाते हैं डिस्कवर करने तो उन्हें वो चीज़ें मिलती हैं। ओके, अच्छा, गोल्ड मिला है बट द प्रेजेंस वॉज रेयर, ठीक है। और गोल्ड जितना मिला है वो होर्ड से मिला है, मतलब होर्ड से मिला है, मतलब गोल्ड वॉज प्रीशियस एट दैट टाइम ऑल्सो। अब नाउ क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब हमने स्टार्ट करा था बिगिनिंग से, फिर हमने सबसिस्टेंस के बारे में पढ़ा, एग्रीकल्चर पढ़ा, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर पढ़ा, सिटाडल पढ़ा। अब हम धीरे धीरे उनकी इकोनॉमी मतलब उनका क्राफ्ट प्रोडक्शन की तरफ पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम उनके ट्रेड और इंटरनेशनल नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पन्स के इंटरनेशनल नेटवर्क्स के बारे में। ओके, नाउ क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो व्हाट डू यू गेट बाय क्राफ्ट प्रोडक्शन? मतलब प्रोडक्शन हो रहा है कुछ, ठीक है, मतलब शिल्प कार्य कुछ हो रहा है, उत्पादन हो रहा है कुछ। तो बेसिकली क्या होता था, बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग, शेल कटिंग एंड वेट मेकिंग। ओके, अब बहुत सारे वैल्यूएबल मटेरियल्स यूज़ करते थे जैसे कार्नेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, ये सभी ना स्टोन्स हैं। इफ़ यू हैव टाइम यू कैन चेक ऑल्सो ऑन इंटरनेट इंडिविजुअल स्टोन्स की पिक्चर्स आप देख सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ पे शो करूँगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। और इसके अलावा टेराकोटा, बर्न्ट क्ले, ये सभी मटेरियल्स यूज़ करते थे। सम बीड्स वर मेड्स अप ऑफ 2 और मोर स्टोन्स। बीड्स पे डिज़ाइन भी होते थे, कुछ बीड्स पे कुछ लिखा भी होता था, और बीड्स भी ना अलग अलग होते थे। जैसे देखो ये बीड्स जो है, ये देखो ये वाला बीड जो है, दिस वन, ये बैरल शेप्ड है, ये वाला बीड सिलेंड्रिकल है, ठीक है, ये वाले बीड्स सर्कुलर है, और ये वाले बीड्स भी देखो कुछ जैसे बटन होता है, बटन जैसे, मतलब सर्कुलर बीड्स हैं। और पता है बीड्स पर ना कभी कभी ना जैसे बीड्स पर शार्प चीज़ों से कारीगरी भी की जाती थी, कुछ कुछ डिज़ाइंस उकेरे जाते थे। जैसे यहाँ पर आई थिंक देखो कुछ डिज़ाइन जैसा दिख रहा है, ये कुछ ऐसे करके गोल गोल सा बेल बूटा जैसा कुछ डिज़ाइन है, तो डिज़ाइनिंग भी की जाती थी। अब कभी कभी बीड मेकिंग के प्रोसेस पे क्वेश्चन आता है, तो द टेक्निक फॉर मेकिंग बीड्स वाज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू मटेरियल। अब देखो स्टीटाइट एक स्टोन होता है, बहुत सॉफ्ट स्टोन होता है, ठीक है, सेल खड़ी बोलते हैं हिंदी में, सेल खड़ी एक बहुत ही नाजुक मतलब एक सॉफ्ट पत्थर होता है जिसका इजीली कुछ भी बनाया जा सकता है, इजीली इसको मोल्ड कर सकते हैं। और इसी की वजह से ना इस वाले पर्टिकुलर स्टोन के हम बहुत अलग अलग शेप्स बना सकते हैं, बैरल शेप्ड, सिलेंड्रिकल, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, क्यूबिकल, क्यूबॉइडल, कैसा भी शेप बना सकते हैं। अब देखो स्टिटाइट माइक्रोबीड, हाँ देखो माइक्रोबीड होता है बहुत छोटा बीड, ठीक है, अब स्टिटाइट का ना माइक्रोबीड भी बनाया है। अब वो किस तरह से बना, किस प्रोसेस से बना, क्या टेक उसमें यूज़ किया ना, वो ना अभी भी आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए एक मिस्ट्री से कम नहीं है। अब आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि कार्नेलियन का रेड कलर क्यों, कार्नेलियन एक स्टोन जो होता है रेड कलर का होता है। अब ये वैसे येलो होता है बट इसका रेड कलर कैसे आया, ठीक है, ये ना कैसे आया कि एक इसके बनाने के दौरान एक येलोइश मटेरियल के साथ इसको फायर किया जाता है जिसकी वजह से इसका लाल रंग आता है। अब बीड मेकिंग का ना प्रोसेस हम ब्रीफ में समझने वाले हैं। सबसे पहले क्या होता था, नोड्यूल्स वर चिप्ड इनटू रफ शेप्स। पहले ना उनको रफ शेप्स में उनका आकार दे दिया जाता था। उसके बाद फाइनली उनको एक फाइनल फॉर्म दी जाती थी। उसके बाद में ग्राइंडिंग होती थी, पॉलिशिंग होती थी, ड्रिलिंग होती थी। ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, ड्रिलिंग। अब ड्रिलिंग समझ रहे हैं ना, ड्रिलिंग मतलब उनमें छेद करना ताकि उन्हें एक साथ एक धागे में पिरोया जा सके। कुछ स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हमें चांद उदाहरणों से मिलती हैं, लोथल,
ये चानुदारो जो था मेनली इट वाज अ साइट ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। एंड नागेश्वर एंड बालाकोट, तो ये दो सेटलमेंट्स हैं जो कोस्ट के पास थी। अब ये कोस्ट के पास थी तो पॉसिबली इन साइट से ना शायद ट्रेड होता था, ये सभी चीज़ों को ना एक्सपोर्ट करते थे। और इसके अलावा ये जो थे ये कुछ स्पेशल सेंटर्स थे बैंगल्स मेकिंग के लिए, लेडल्स के लिए और इनले के लिए, और ये दूसरी सेटलमेंट्स तक ले जाए जाते थे। ओके, सो अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्राफ्ट सेंटर्स। हमने पढ़ा अभी हम शिल्प कार्य यहाँ पे होता था, क्राफ्ट प्रोडक्शन यहाँ पे होता था, बट ये सब पता कैसे चला? तो अगेन पता कैसे चला? रिमेन्स से। अगर देखो कोई भी हमारे घर में कंस्ट्रक्शन होती है ना, तो क्या होता है, मान लो अगर घर में जब हम वुडन अलमीरास का कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, तो जब कंस्ट्रक्शन होता है तो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल वहाँ बचता है। तो सिमिलरली जब हड़प्पन्स कंस्ट्रक्शन करते थे, जब क्राफ्ट प्रोडक्शन करते थे, तो कुछ अनफिनिश्ड प्रोडक्ट, कुछ रिजेक्ट, कुछ वेस्ट यूज़ होते थे। पॉसिबली जो बड़े पीसेज होते थे उनको तो यूज़ कर लिया जाता होगा, जैसे अगर अभी भी कुछ बड़ा वेस्ट बचता है, जैसे बड़ा कोई लकड़ी का पीस बच गया तो उसको कुछ छोटा बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। सिमिलरली वहाँ पर भी बड़े पीसेस को यूज़ कर लिया जाता होगा, बट जो बहुत माइन्यूट वेस्ट होता है वो बच जाता है, जो माइन्यूस्कल वेस्ट होता है वो बच जाता है ना, वो वहीं छूट जाता है जहाँ पे काम होता था। तो उसी से हम ये ट्रेस कर पाते हैं कि यहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट देयर ट्रेड एंड देयर इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके, तो क्या स्ट्रैटेजीज थी? देखो हड़प्पा में ना इतनी प्रोडक्शन होती थी, अब प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ से आता था, किस किस तरह से उसको लाया जाता था, और अभी हम पढ़ने वाले हैं वो सभी डिटेल में, राइट। अब देखो टेराकोटा टॉय मॉडल्स बुलक कार्ड्स के मिले हैं, और इसके अलावा ना हमें कुछ सील्स में ना बोट मिले, बोट बना हुआ मिला है, बोट, राइट। तो वो सब क्या इंडिकेट करता है कि मे बी बुलक कार्ड्स यूज़ करे जाते हो ट्रांसपोर्टेशन में, और रिवर के थ्रू जो रास्ते हैं, नदियों के थ्रू और नहरों के थ्रू और समुद्रों के जो रास्ते हैं वहाँ पर बोट मतलब यानी वहाँ पे नाव का इस्तेमाल करा जाता होगा। ओके, अब है सब कॉन्टिनेंट, मतलब देखो कुछ मटेरियल तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अच्छा इंडियन सब कॉन्टिनेंट समझते हैं आप सब लोग क्या है, तो यू आर गोइंग टू टाइप इन द कमेंट बॉक्स दैट व्हाट इज़ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कंट्री इंडिया। ओके, सो कुछ मटेरियल तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिल जाता है, और कुछ मटेरियल जो था वो बाहर से, मतलब कहें तो उस समय का विदेश, यानी उस समय की जो सिविलाइजेशंस थी, जो फॉरेन सिविलाइजेशंस थी, वहाँ से मंगाया जाता था। लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल नागेश्वर बालाकोट एरिया, यहाँ पे ना शेल मिलता है, ठीक है, और इसके अलावा शॉर्टुगाई से ना लैपिस लाजुली, अच्छा लैपिस लाजुली तो आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है, ठीक है। तो लैपिस लाजुली क्या होता है? एक ब्लू कलर का स्टोन होता है जिसकी जो कि बहुत ही प्रेशियस, बहुत ही वैल्यूएबल स्टोन है, मतलब बहुत ही महंगा, बहुत ही कीमती पत्थर है। लोथल से कार्नेलियन मिलता है, कार्नेलियन मिलता है। लोथल इज़ इन गुजरात। स्टिटाइट सेल खड़ी पत्थर राजस्थान से, इसके अलावा धातु यानी मेटल भी राजस्थान से ही मिलता था। तो ये सब तो देखो यहाँ वाले एरिया में, इस वाले एरिया में तो हमारी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा एक्सपेडिशंस भेजते थे, सेंडिंग एक्सपेडिशंस भेज के भी ये जो लोग थे रॉ मटेरियल्स को लाते थे। एक्सपेडिशंस हो गया, यात्राएं एक तरह से की जाती थी वहाँ से रॉ मटेरियल्स को लाने के लिए। अब देखो, और इसके अलावा गोल्ड इंडिया में कहाँ मिलता है? साउथ में, ठीक है। कोला गोल्ड फील्ड के बारे में सबने सुना है, KGF। ओके, तो गोल्ड मिलता है साउथ में। तो ये सब क्या करते थे? एक्सपेडिशंस भेजते थे, यात्राएं वगैरह करते थे, और ये लोकल कम्युनिटीज़ के साथ में कांटेक्ट करते थे। जो वहाँ के लोकल, जो स्थानीय लोग होते थे उनसे कांटेक्ट करते थे, और फिर वहाँ से जो भी चीज़ें, जो भी रॉ मटेरियल चाहिए उसको लाते थे। ओके, अब इसके अलावा जो हमें पढ़ना है यहाँ पर वो है गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। ये गणेश्वर जोधपुरा कल्चर जो है ये एक ऐसा कल्चर है जो हड़प्पन स्टाइल का नहीं था, क्योंकि यहाँ जो बर्तन मिले हैं, यहाँ जो पॉटरी मिली है वो ना हड़प्पन स्टाइल की नहीं है, और यहाँ पर कॉपर ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं। तो ये भी पॉसिबल है
कि इन्हीं लोगों ने हड़प्पन्स को कॉपर सप्लाई किया होगा, या यही लोग कॉपर सप्लाई करते होंगे। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर से क्या क्या मटेरियल्स ऑब्टेन किए जा रहे हैं, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू, ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर से वी हैव स्टडीड। अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टडीड कि सब कॉन्टिनेंट के बाहर से, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन के अलावा उस समय जो सिविलाइजेशंस थी वहाँ से क्या क्या मटेरियल्स आते थे। अब देखो यहाँ पे अब क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, यहाँ पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। 11th क्लास में यू हैव स्टडीड वेल अबाउट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, एंड इफ somebody is not knowing, I'll be covering the syllabus of class 11th also on my this channel। ये एरिया मगन है एंड दिलमन, ये मतलब कुछ और एरियाज़ हैं, ठीक है। और ये अरेबियन सी है, राइट, अरेबियन सी, दिस इज़ कैस्पियन सी, दिस इज़ रेड सी। अच्छा, ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ना एग्ज़ाम में कई बार ना रेड सी इंडिकेट करने के लिए आ जाता है, तो रेड सी यहाँ पर है, यू कैन सी सऊदी अरेबिया के साइड इधर ये रेड सी है, यहाँ पे कैस्पियन सी है और ये अरब सागर है, ठीक है, लाल सागर, कैस्पियन सागर और ये अरब सागर। ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स। ओके, सो डिस्टेंट लैंड, फॉरेन लैंड से क्या कॉन्टैक्ट था। अपना कॉपर जो हड़प्पा में मिला है ना, हड़प्पा मतलब व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ हड़प्पा, आई एम टॉकिंग ऑफ द एंटायर इंडस वैली सिविलाइजेशन, सो सॉरी। सो नाउ हड़प्पन सिविलाइजेशन में, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो कॉपर मिला है, ठीक है, उस कॉपर में ना कुछ स्ट्रेंज है। वो स्ट्रेंज क्या है कि उस कॉपर में ना निकल, निकल भी एक मेटल होता है, एक धातु होता है निकल, उसके अवशेष मिले हैं, ठीक है। और यही सेम तरह के अवशेष ओमन के कॉपर में मिलते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ये अज्यूम करते हैं कि जो कॉपर यूज़ होता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो पॉसिबली वहीं से लाया गया हो, या फिर जो कॉपर ओमन में यूज़ होता था उसमें भी निकल के ट्रेसेस हैं। तो ये क्या बताता है कि हाँ, इनका कॉमन ओरिजिन है, मतलब कि जो कॉपर यहाँ यूज़ हो रहा है, जो कॉपर वहाँ यूज़ हो रहा है, वो सेम जगह से लाया गया है। अब इसके अलावा देखो कुछ ना जार्स मिलते हैं, इस तरह के जार्स, ये यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर, ये जार है एक, इट इज़ कोटेड ब्लैक। अब कोई मुझे बता सकता है वाई इट इज़ कोटेड ब्लैक आउटसाइड। इट इज़ कोटेड टू प्रिवेंट पर्कोलेशन। पर्कोलेशन क्या होता है कि देखो हम लोग घर में क्या यूज़ करते हैं, मिट्टी के मटके, कुछ लोग घड़े यूज़ करते हैं, उन घड़ों में क्या होता है, पानी ना ठंडा रहता है। वो क्यों ठंडा रहता है, इवापोरेशन की वजह से। मिट्टी में ना कुछ पोर्स होते हैं, उससे पानी ना इवापोरेट होता है और भाप बनता जाता है और अंदर का पानी ठंडा रहता है। तो ना देखो हर बार पानी तो रखना नहीं है, हो सकता है कुछ और लिक्विड स्टोर करना हो, तो ये ना ब्लैक कोट से क्या होता था कि पर्कुलेशन नहीं होती थी, ठीक है, ये ऐसा लिक्विड ना भाप नहीं बनता था, या लिक्विड पर्कुलेट नहीं होते थे, सेव रहते थे, प्रिजर्व रहते थे। तो ये भी हो सकता है कि पॉसिबल है कि हो सकता है हड़प्पन ही ये सब चीज़ें उनको सप्लाई करते हो, है ना, ओमन में जो हमें मगन में ओमन में जो मिला है, मे भी हड़प्पन उनको ये सप्लाई करते हो और हड़प्पन वहाँ से ओमन से कॉपर लेते हो, ठीक है। इसके अलावा ना मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, यू आर अवेयर, मेसोपोटामियन टेक्स्ट में ना कुछ नेम्स है, मगन, पॉसिबली ये मगन शायद ओमन है, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेसोपोटामिया के जो टेक्स्ट हैं, मेसोपोटामियन में जो राइटिंग्स हैं, जो लिखी हुई बातें हैं उनके, उसमें भी ना मगन एक ऐसी जगह है जहाँ पे कॉपर अवेलेबल है, ठीक है। और ना मेसोपोटामिया में भी जो कॉपर मिला है ना, बात इंटरेस्टिंग यह है कि वहाँ पे भी निकल, उसमें भी ट्रेसेस ऑफ निकल हैं। तो मतलब कि शायद ये हमारी जो इतनी एंशिएंट सिविलाइजेशन थी, ये भी आपस में कांटेक्ट में थी। अब इसके अलावा ये सिलेंड्रिकल सील 11th क्लास में हमने देखी है, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल सील को क्या करते थे, क्ले सरफेस पे रख के रोल कर देते थे और पूरा सीन ऐसे प्रिंट हो जाता था। तो इस तरह के भी कुछ सील्स ना इंडस रीजन से मिले हैं। अब देखो इस तरह के सील्स मिले हैं, तो ये डायरेक्टली क्या इंडिकेट कर रहा है कि येस कॉन्टैक्ट्स थे।
इसके अलावा हड़प्पन वेट्स, हड़प्पन सील्स, और देखो कुछ ऐसे कॉइन्स और कुछ मैंने पहले कहा था कि कुछ सील्स पे ना बोट मिला है, तो ये सब पॉसिबली क्या इंडिकेट करता है कि यस ट्रेड था, कॉन्टैक्ट था। इसके अलावा मेसोपोटामियन टेक्स्ट में एक लैंड को मेलुहा कहा है। अब मेलुहा बताया गया है कि मेलुहा में कार्नेलियन है, कॉपर है, गोल्ड है, बहुत सारी लकड़ियाँ वहाँ मिलती हैं और लैपिस लाजुली वहाँ पे अवेलेबल है। तो देखो इंडिया में भी जो मतलब जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें भी ये सब चीज़ें अवेलेबल है, गोल्ड, लैपिस लाजुली, वुड बहुत सारी, बिकॉज इंडिया सब कॉन्टिनेंट में वुड और फॉरेस्ट भी हैं। और एक मिथ कहता है मे माई बर्ड कॉल बी द हजा बर्ड। अब मे भी शायद ये हजा बर्ड जो है ना ये पीकॉक है, तो शायद कॉन्टैक्ट उस समय थे। कॉन्क्रीट बेसिस पे कुछ भी कह नहीं सकते अबाउट हिस्ट्री, बट येस ये सारे एविडेंसेस इंडिकेट करते हैं दैट देयर वर इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स एट दैट टाइम ऑल्सो। और मेलुहा को बोला है लैंड ऑफ सी फारर्स, ठीक है, सी फारर्स की भूमि है ये, मतलब बीच में सी भी इंडिकेट कर रहा है। तो येस शायद मेलुहा इज़ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट और मेलुहा इज़ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, सो नेक्स्ट अभी हमने इंटरनेशनल अफेयर्स पे उनके मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ लिए हड़प्पन के। अब वी आर कमिंग टू सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड राइटिंग। सील्स के बारे में स्टार्टिंग में डिस्कस किया था बहुत अच्छे से कि सील्स का पर्टिकुलरली हम सील्स पे इतना एम्फेसाइज क्यों करते हैं। अब आते हैं सीलिंग्स पे। अब देखो सील्स और सीलिंग का यूज़ क्या था ना, अब क्या होता है हमारी भी चीज़ें हमारे पास जो आती है उस पर भी एक सील लगा होता है। अगर वो सील सही होता है तो हम वो चीज़ रखते हैं, और अगर वो सील फटा या कटा होता है तो हम कहते हैं कि नहीं ये जो हमारा मटेरियल जो ऑब्जेक्ट हमें मिला है ये ठीक नहीं है। तो इसी तरह सील्स जो उस समय भी यूज़ की जाती थी उनमें क्या होता था, क्ले लेते थे। मान लो कोई बोरी में मुझे कोई सामान ट्रांसपोर्ट करना है, मैंने उसे एक बोरी में भरा, एक बड़े बैग में एक बड़े बोरे में भरा, उसके ऊपर नॉट लगाया, मतलब एक गांठ लगाई, उस गांठ के ऊपर गीला क्ले रखा, ठीक है, मतलब क्ले डाला और वो सील को छाप दिया, उस सील को प्रेस करा और वो सील वहाँ पे इंटैक्ट हो गई। अगर वो सील सही सलामत साबुत जिस व्यक्ति के पास मुझे सेंड करना था पहुँच जाती है, मतलब कि बीच में उस सामान के साथ कोई टेम्परिंग नहीं हुई है, ठीक है, या किसी ने उस सामान को छेड़ा नहीं है, ठीक है, तो सील्स क्या करते थे, सील्स इंश्योर करते थे कि जो मटेरियल है वो इंटैक्ट सही सलामत पहुंच चुका है और बीच में उसके साथ कोई टेम्परिंग नहीं हुई है। इसके अलावा ये जो राइटिंग सील पे दिखता है ना, पॉसिबली ये किसी का नाम भी हो सकता है, मे बी ये सेंडर का नाम हो या जिस व्यक्ति तक हमें सामान पहुंचाना है उसका नाम हो, और ये पॉसिबली ये जो जानवर हैं या जो भी ये डिपिक्शन है ये प्रेजेंट कर रहा हो कुछ मीनिंग उन लोगों को जो पढ़ नहीं सकते। जैसे अभी पोस्टल कोड्स वगैरह होते हैं ना, हम देखते हैं पोस्ट में पोस्टल कोड्स होते हैं, तो मे बी ये कुछ उस टाइप का हो, है ना, बट द स्क्रिप्ट इज़ नॉट डेसिफर्ड येट। सो नाउ एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट। अच्छा, अब इसको एनिग्मेटिक क्यों बोलते हैं, रहस्यवादी, क्योंकि अभी तक ना इसको डेसिफर नहीं कर पाए। मैंने बताया कि सील्स पे लाइन ऑफ राइटिंग थी, वो क्या क्या हो सकते हैं, मे बी वो कोई नोट हो, कोई नेम हो, कोई पोस्टल कोड जैसा हो। अच्छा, अभी हड़प्पन से ना हमें एक बहुत बड़ा एक बोर्ड मिला था जिस पर 26 साइंस थे और ये सबसे लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन है। अब पता है क्या, देखो अभी हमारी लैंग्वेज जो हम स्टडी करते हैं, देखो ABCD अल्फ़ाबेट होता है, बट हड़प्पन राइटिंग में, हड़प्पन सील्स में ना इतने सारे सिम्बल्स मिले हैं, तो मे बी वहाँ की जो स्क्रिप्ट थी ना वो अल्फ़ाबेटिकल नहीं थी, ठीक है, मे बी वहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल स्क्रिप्ट नहीं होती थी, ये सिम्बल्स यूज़ करके कुछ बताना चाहते थे, है ना। और हम कैसे लिखते हैं, हम जब लिखते हैं तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, मीन्स अपने कहाँ से शुरू करते हैं, लेफ़्ट से शुरू। अगर हमें मान लो मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है तो आई स्टार्ट फ्रॉम लेफ़्ट एंड देन मैं लिखती जाऊँगी, बट हड़प्पा में जो राइटिंग है वो उल्टा होता था, दैट इज़ फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, फ्रेंड्स, राइट टू लेफ़्ट राइटिंग होती थी। और ये पता कैसे चलता है, अब देखो कभी कभी क्या होता है जब हम लिख रहे होते हैं ना, तो जब स्पेस ख़त्म होने लग जाती है तो हम क्या करते हैं, साइड में ना एकदम पास लिख देते हैं, राइट, पास लिखना शुरू कर देते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमने देखा कि राइट साइड में तो क्या था कि राइट साइड में तो वर्ड्स प्रॉपर गैपिंग पे हैं, बट लेफ़्ट साइड में ना क्रैम्पिंग है, लेफ़्ट साइड वर्ड लेफ़्ट की तरफ
वर्ड्स बहुत पास पास लिखे हुए हैं, तो मतलब शायद जब लिखने वाले ने लिखना शुरू किया हो तो उसके पास इनफ स्पेस हो, उसने सही से लिखा, बट जब स्पेस ख़त्म होने लग गई तो उसने लेटर्स को मिला मिला के मतलब क्रैम्प करके पास पास करके लिखना शुरू कर दिया। इसके अलावा राइटिंग जो है वो कहाँ मिली है, सील्स पर, कॉपर टूल्स पे भी हो सकती है, जार्स पे हो सकती है, टैबलेट्स पर हो सकती है, यूटेंसिल्स पर भी हो सकती है, अब साइन बोर्ड्स भी थे। तो इतनी सारी राइटिंग हमें मिली है, तो मे बी वहाँ पे लिटरेट लोग रहा करते होंगे, लिटरेसी वहाँ पर वाइड स्प्रेड होगी। और हो सकता है राइटिंग पेरिशेबल आइटम्स पर भी हो। पेरिशेबल आइटम्स वो होते हैं जो ख़राब हो सकते हैं, मतलब जो डीके हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, जो लॉन्ग टाइम तक जिनकी शेल्फ लाइफ कम होती है। अब वेट समझ गए ना, वेट क्या है? वेट का मतलब है, अभी भी अगर हम मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं, बोलते हैं कुछ वेट करने के लिए, तो क्या होता है, उनके पास पर्टिकुलर कुछ लोहे के वेट्स होते हैं, ठीक है, वज़न बोलते हैं होते हैं, उसको वो रखते हैं, इस तरफ जो भी सामान तोलना होता है तोलते हैं। ऐसे ही हड़प्पा में भी, मतलब हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी वेट्स होते थे। वेट्स जनरली क्यूबिकल होते थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो याद करने वाली बात है ना कि यार ये चर्ट CHERT सो चर्ट जो स्टोन है, चर्ट स्टोन का यूज़ करके वेट्स को बनाया जाता था। वेट्स जनरली क्यूबिकल होते थे एंड वेट्स पे मार्किंग नहीं होती थी। लोअर डिनोमिनेशंस, मतलब देखो जैसे अभी हमें वेट्स, अगर हम सब्जी वाले से सब्जी लेते हैं उसके पास कौन कौन से वेट्स होते हैं, 5 किलो, 1 किलो, आधा किलो एंड 250 ग्राम्स एंड ऑल, ठीक है, इस तरह के वेट्स होते हैं। वहाँ पे जो वेट बनाए जाते थे लोअर डिनोमिनेशन में बाइनरी थे, मतलब 1 2 फिर 4, फिर 4 के बाद उसका डबल 8, 8 के बाद 16, 16 का डबल फिर 32। और बड़े जो वेट्स होते थे वो डेसिमल सिस्टम पे होते थे। डेसिमल सिस्टम वही 10, 100, 1000 लाइक दैट इज, ठीक है। और स्मॉलर वेट्स जो होते थे, अब देखो वेट्स ना, छोटे वेट्स भी मिले हैं, बड़े वेट्स भी मिले हैं। तो छोटे वेट्स पॉसिबली ज्वेलरी, प्रीशियस स्टोन्स, इनको वज़न करने के लिए यूज़ करे जाते हैं। और बड़े वेट्स जो थे वो बाकी चीज़ों को वज़न, बाकी चीज़ों को तोलने के लिए, नाप तोल करने के लिए यूज़ करे जाते रहे होंगे। एंशिएंट अथॉरिटी, ये सब पढ़ने के बाद नाउ वी आर कमिंग टू द टॉपिक ऑफ अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अब हम थोड़ा सा स्टडी करने वाले हैं। थोड़ा लंबा है टॉपिक, बट आई होप बोर नहीं लग रहा होगा आपको पढ़ने में। तो एंशिएंट अथॉरिटी, जैसे अभी देखो हमारे पास ना डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, तो तब भी ना हम देखते हैं कि इतने सारे झगड़े होते रहते हैं पूरे कंट्री में, कभी कहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी लड़ रही है, कभी कहीं कुछ हो रहा है, कभी कहीं कुछ हो रहा है। बट हमने देखा कि हड़प्पा में ना, हड़प्पा की सबसे नॉर्दर्न साइड है मांडा। ओके, नोट इट डाउन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्थ में जो साइट शुरू होते हैं मांडा से सितकागेंदौर तक, ओके। तो इस पूरे इतने बड़े वास्ट एरिया में ना हमने देखा कि ब्रिक्स का साइज सेम है, ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रक्चर्स, टाउन प्लानिंग सेम है। तो क्या इतना सब कुछ बिना किसी सिंगल रूलर या बिना किसी अथॉरिटी के पॉसिबल है? तो अब वी आर गोइंग टू स्टडी दैट, तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसको पढ़ने के बाद मन करता है कि अभी जो चीज़ें हैं, है ना, जो हिस्टोरिक साइट है, हम भी जाके उसको देख पाएँ। और यूट्यूब में देयर आर मेनी वीडियोज़ जहाँ पे उस पूरी साइट का विजिट दिखाया गया है। यू कैन ऑल्सो वॉच दैट, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, जम्मू से गुजरात तक ये रीजन फैला है। पूरे रीजन में यूनिफॉर्म रेशियो की ब्रिक्स मिली हैं। पूरे रीजन में लेबर को बहुत लार्ज स्केल पर मोबिलाइज किया गया है। और पूरे रीजन में बहुत बड़े बड़े सिटाडेल्स हैं, लोअर टाउन्स हैं और बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। तो देखा कि पूरा जो स्ट्रक्चर्स है ना, हर टाउन में वो सेम है। तो ऐसा कैसे, इतना बड़ा रीजन है तो कैसे, हाउ इट वॉज पॉसिबल एट दैट टाइम? नाउ अब देखते हैं, हम पता करेंगे कि वहाँ पे क्या था, पैलेसेस किस तरह के थे, राजा किस तरह के थे, या क्या था। अब देखो कुछ बड़ी बिल्डिंग्स मिली है मोहनजोदाड़ो में, जिनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं पैलेस, किंग पैलेस, मतलब वो क्या है, राजाओं के महल हैं, दे आर महल, पैलेसेस हैं, ठीक है। इसके अलावा एक स्टोन स्टैचू मिला है। ये स्टोन स्टैचू आई एम गोइंग टू शो यू, हियर इट इज़। ये
दिस इज़ द स्टोन स्टैचू दैट वाज फाउंड देयर। यू कैन सी कुछ माथे पे क्राउन जैसा है, और ये कुछ एक ड्रेस है जिसपे फ्लावर प्रिंट है, हाथ में भी कुछ ऑर्नामेंट कोई वेयर कर रखा है। तो पॉसिबली इसको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं प्रीस्ट किंग। और प्रीस्ट किंग उन्होंने क्यों बोला? बिकॉज दे आर वेरी वेल फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीस्ट किंग इन मेसोपोटामिया। ठीक है, और ये उस समय की सभ्यता थी मेसोपोटामिया और हड़प्पा, साथ कंटेम्पररी मतलब समकालीन यानी सेम समय की सिविलाइजेशन है, लगभग सेम समय की सिविलाइजेशन है। अब देखो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का क्या मानना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई रूलर नहीं था, सब लोगों का स्टेटस इक्वल था। ठीक है, पर हम देखते हैं ना कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन मेकिंग बिना रूलर के पॉसिबल है क्या? है ना, कुछ लोगों का मानना है कि हड़प्पा में एक रूलर नहीं था, बहुत सारे थे, अलग अलग टाउन्स के अलग अलग रूलर्स, अलग अलग पर्सन थे जो एडमिनिस्ट्रेशन को और बाकी चीज़ों को देखते थे। बट अब देखो एक और चीज़, पूरे रीजन में मैंने कहा जम्मू से गुजरात तक ना यूनिफॉर्मिटी है, एक जैसा है, ठीक है, सेम है। तो अगर अलग अलग रूलर हैं तो क्या सेम इतना यूनिफॉर्मिटी पॉसिबल है? अभी भी देखते हैं ना हम, स्टेट गवर्नमेंट्स हो गई अलग अलग, सेंट्रल गवर्नमेंट लड़ते रहते हैं, आपस में झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। बट अगर अलग अलग रूलर्स होंगे तो क्या इतनी ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी पॉसिबल है? और थर्ड जो व्यू है, जो मुझे भी सबसे सही लगता है और जो मोस्टली लोगों को सही लगता है, वो ये है कि मे बी वहाँ पे एक सिंगल रूलर हो, तभी इतनी यूनिफॉर्मिटी, एक स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक साइज, ऐसे सेटलमेंट्स पॉसिबल हैं। और ये लास्ट थ्योरी जो है सबसे ज़्यादा पॉसिबल लोगों को लगती है, एंड मुझे भी सबसे ज़्यादा ठीक यही लगती है, बिकॉज रूलर नहीं था तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन मेकिंग थोड़ी मुश्किल है, और अगर डिफरेंट रूलर्स हैं तो इतनी ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी भी मुश्किल है। तो मे बी देयर वाज अ सिंगल रूलर, है ना, एक सिंगल रूलर हो। बाकी वी आर नॉट वेरी श्योर कि किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था। वी हैव एन आइडिया एंड वी हैव ऑल दैट वी हैव कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द रिमेन्स, बिकॉज राइटिंग हमने डेसिफर नहीं करी। द स्क्रिप्ट इज़ एनिग्मेटिक, रहस्यवादी लिपि है जिसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। अब सब कुछ पढ़ लिया हड़प्पन सिविलाइजेशन का पीक पर थी, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी सब्सिस्टेंस, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस। अब आते हैं सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हुई, सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ। तो देखो बहुत सारे अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस के अलग अलग व्यूज़ हैं इस पर। कुछ लोग मानते हैं आर्यन इन्वेजन। तो ये आर्यंस कौन थे? ये आर्यंस बेसिकली कहाँ से आए थे? ये आर्यंस आए थे ईरान इराक वाले रीजन से, ठीक है। और कुछ लोग मानते हैं कि आर्यंस के अटैक से ये सिविलाइजेशन ख़त्म हुई थी। कुछ लोगों का मानना है बिकॉज इट वाज कहाँ पर थी, हमने देखा इंडस के आसपास थी। अब ये इंडस के आसपास इन नदियों में बाढ़ भी आती है, तो मे बी बाढ़ की वजह से भी कुछ साइट्स को लोग छोड़ के गए। और ये रीजन जो है ना, एक तो अर्धशुष्क इलाका है, इसके अलावा ये रीजन में अर्थक्वेक्स आते हैं, तो मे बी अर्थक्वेक्स की वजह से इस साइट को छोड़ दिया गया, इन साइट्स को छोड़ दिया गया। और बहुत सारे रीजन है। कुछ लोग मानते हैं, देखो पैंडेमिक टाइम में हम हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि शायद बड़ी बीमारियों, रोगों और मतलब एपिडेमिक्स के कारण इस सिविलाइजेशन का अंत हो गया। और इसके बाद में जो कल्चर्स आए, मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 फेजेस बताए थे। तो 3 फेजेस में मैंने आपको बताया था एक लेट फेज के बारे में। तो ये जो मैच्योर फेज है, जो कब से कब तक था, द टाइम पीरियड, यस 2600 BCE to 1900 BCE। और लेटर फेज कब से कब तक था, 1900 to 1300 बिफोर कॉमन एरा। इनके बीच में ना गैप देखने को मिलता है। और हम देखते हैं कि हड़प्पा के बाद जो लोगों ने नगर बसाए वो किधर की तरफ बसाए, नॉर्थ इंडिया की तरफ, ये गंगेटिक प्लेन्स की तरफ लोग शिफ्ट हो गए। और लोगों की टाउन प्लानिंग बहुत पुअर हो गई है ना, एकदम प्रिमिटिव हाउसेज में रहने लगे, कोई टाउन प्लानिंग नहीं, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट थी, बट वहाँ पे देखा इतना गिर गया था, इतना स्तर, इतना लेवल इतना गिर गया था टाउन प्लानिंग का, ठीक है, डिसीजन मेकिंग का और स्टैंडर्डाइजेशन का। ये सब बहुत ही डाउनवर्ड हो चुके थे, डिटेरियोरेट हो चुका था पूरा स्किल।
ठीक है, अब ये सेवरल रीजंस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, फ्लड्स, डिफॉरेस्टेशन, आर्यन इन्वेजन। अब देखो पता है आर्यन इन्वेजन के सपोर्ट में ना कई सारी चीज़ें हैं। डेडमैन लेन कहते हैं, वहाँ पे ना कुछ ये देखो ये डेडमैन लेन के बारे में कुछ स्केलेटन्स मिले थे, 16 स्केलेटन्स मिले थे, ठीक है, और कुछ और भी लाशें डेड स्केलेटन्स मिले थे, है ना। तो लोगों को लगता है कि शायद ये इन्वेजन की वजह से वहाँ पड़ी हैं, बट देखो कुछ फिर हिस्टोरियंस पॉइंट आउट करते हैं कि अगर ये इन्वेजन की वजह से होता तो वहाँ पे बहुत सारे आर्मर्स, हथियार, तलवारें ये सब भी मिलनी चाहिए थी, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये जो स्केलेटन्स हैं वो डिफरेंट टाइम पीरियड के हैं, तो हो सकता है कि कोई विजिटर्स यहाँ से निकले हों या किसी भी चीज़ के। तो एक्चुअल में हिस्ट्री है ना, मिस्ट्री है, हिस्ट्री इज़ मिस्ट्री। तो हिस्ट्री को हम एग्जैक्टली जान नहीं सकते, बट इट इज़ वेरी फैसिनेटिंग, ठीक है। पढ़ने में इंटरेस्ट बहुत आता है, अगर हिस्ट्री को इंटरेस्ट से पढ़े तो हिस्ट्री इज़ नॉट एट ऑल बोरिंग, हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट ऑफ रॉट लर्निंग, एटलीस्ट आई डू नॉट बिलीव दैट। नाउ दिस अब हमने सब पढ़ लिया, स्टार्ट कैसे हुआ, एग्रीकल्चर, सबसिस्टेंस, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन, एंड अब पढ़ते हैं, ख़त्म हो गई सिविलाइजेशन, अब पढ़ते हैं कि इतने सालों बाद अचानक से उस सिविलाइजेशन की खोज यानी डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है। तो क्या था, अलेक्जेंडर कनिंघम को सील मिली थी एक, मतलब सील किसने दी, तो पर अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो एक डिफरेंट टाइम पीरियड की स्टडी करते थे, और मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस के तरह वो मानते थे कि इंडिया में जो सिविलाइजेशन की बिगिनिंग है वो होती है 6th सेंचुरी BCE से, उन टाउन से जो गंगा नदी, मतलब जो गंगा के मैदानों में विकसित हुए थे, उन नगरों से वो मानते हैं कि भारत में सभ्यता की शुरुआत गंगा के नगरों से हुई थी, ठीक है। और उनका जो बेसिकली उन्होंने जो बुद्धिस्ट, उनका मेन जो टाइम फ्रेम था, जो उनका मेन स्टडी टाइम फ्रेम था अलेक्जेंडर कनिंघम का, वो था बुद्धिस्ट टाइम पीरियड का, ठीक है। तो उन्होंने बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स, अच्छा बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के नाम क्या क्या हैं, हुएनसांग, इत्सिंग, फाशियान, तीनों अलग अलग टाइम पीरियड में आए थे, तीनों ने इंडिया के बारे में लिखा अपने ट्रैवलॉग्स में। उन्हीं ट्रैवलॉग्स का यूज़, मतलब ट्रैवलॉग्स क्या होता है, यात्रा करते हैं, यात्रा के बारे में लिखते हैं, तो वो ट्रैवलॉग होता है, ठीक है। तो इस सब डाटा का यूज़ कनिंघम ने किया, बट ये सिविलाइजेशन तो इतनी ओल्ड थी, इसके बारे में लोगों को नहीं पता, तो कहीं भी इसका मेंशन नहीं है ना। और ये साइट देखो, जो साइट है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये चाइनीज़ पिलग्रिम्स की किताबों में नहीं थी, ठीक है, क्योंकि ऐसे किसी अर्ली हिस्टोरिक सिटी को नहीं जानते थे। और कनिंघम जिस टाइम पीरियड से फेमिलियर थे, उन्होंने हड़प्पा को उसी टाइम फ्रेम में रखना चाहा, बट इट वॉज डिफरेंट, तो वहाँ सूट नहीं हुआ, और उनको लगता था कि इंडिया में सभ्यता की शुरुआत हुई थी गंगा वैली से, ठीक है। इंडिया में सिविलाइजेशन, इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है, फ्रॉम 6th सेंचुरी, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाउन्स एंड नगर इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, यानी गंगा के मैदानों में जब नगरीकरण शुरू हुआ तो बहुत सारे इतिहासकार मानते थे कि भारत में सभ्यता की शुरुआत वहीं से हुई। अब अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन, अच्छा अब ये ठीक है टॉपिक ख़त्म होने वाला है, बट ये थोड़ी सी यहाँ पे ये थोड़ा डिस्कवरी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से अलेक्जेंडर कनिंघम ने थोड़ा वो नहीं समझ पाए हड़प्पा की सिग्निफिकेंस को। तो उसके बाद में R.D. Banerjee, he is an archaeologist who discovered Mohenjo-daro, and Rakhal Das Banerjee was his complete name, and it is Dayaram Sani was a man who discovered Harappa, and इन लोगों ने बहुत सारे जब वहाँ पे डिस्कवरीज की, वहाँ पे खुदाई की गई, खोज की गई, तो वहाँ पे बहुत सारे सील्स मिलने लगे। तो 1924 में हमारे डायरेक्टर जनरल कौन थे, जॉन मार्शल ने अनाउंस कर दिया कि डिस्कवरी ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन, कि हमने एक नई सिविलाइजेशन डिस्कवर करी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे क्या है, एस एन रॉय ना एक राइटर, उन्होंने एक बुक लिखी है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, उसमें उन्होंने एक कमेंट लिखा है। द कमेंट वॉज दैट कि मार्शल ने जिस इंडिया को ढूंढा था, जिस भारत को ढूंढा था, उससे 3000 साल पुराना करके वो छोड़ गए। मतलब क्या है कि मार्शल ने 3000 साल पुरानी सिविलाइजेशन की डिस्कवरी को अनाउंस किया, ठीक है।
और जॉन मार्शल वॉज द फर्स्ट, जॉन मार्शल पहले डायरेक्टर जनरल थे जिनके पास आर्कियोलॉजी, ठीक है, जो एक प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो एक पुरातत्वविद थे, जिनके पास ग्रीस और क्रीट में काम करने का अनुभव यानी एक्सपीरियंस था। ठीक है, अच्छा अब एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करेंगे, स्ट्रैटिग्राफी क्या होता है। देखो जो लोअर लेयर्स होती हैं, यू ऑल नो दैट अगर एक लेयर यहाँ है, दूसरी लेयर यहाँ है, तीसरी लेयर यहाँ है, कोई चीज़ मुझे यहाँ से मिलती है, कोई चीज़ मुझे यहाँ से मिलती है, कोई चीज़ मुझे यहाँ से मिलती है, तो ये जो चीज़ है ये सबसे ज़्यादा पुरानी होगी, ये उससे कम पुरानी होगी और ये सबसे कम पुरानी होगी। तो यही कहते हैं स्ट्रैटिग्राफी। क्या होता है कि हम ना लेयर्स के अकॉर्डिंगली स्टडी करते हैं। तो हम मानते हैं कि जो चीज़ जितनी नीचे से मिली है वो उतनी पुरानी है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रैटिग्राफी। ठीक है, द स्टडी ऑफ दीज लेयर्स इज कॉल्ड स्ट्रैटिग्राफी। और जितना नीचे होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, चीज़ें पुरानी होंगी। तो इससे ना हमें मदद क्या मिलती है कि हम एक कल्चरल सीक्वेंस निकाल पाते हैं। अब कोई बताने तो हमें आएगा नहीं, बिकॉज इट इज़ ऑल हिस्ट्री, है ना। तो स्ट्रैटिग्राफी का यूज़ करके वी कैन फाइंड अ कल्चरल सीक्वेंस। ओके, नाउ अब इसके बाद जो नेक्स्ट जनरल थे, इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे R.E.M. व्हीलर। ये एक आर्मी मैन थे और 1944 में इन्होंने ज्वाइन किया और इन्होंने स्ट्रैटिग्राफी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इन्होंने लेयर्स के अकॉर्डिंगली एक्सकेवेशन शुरू करी। ये एक आर्मी पर्सन थे एंड वी नो कि जो मिलिट्री में होते हैं लोग, ये बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो इनके साथ साथ बहुत एक डिसिप्लिन आया इंडियन आर्कियोलॉजी में। उसके बाद जब वो पाकिस्तान क्रिएट हुआ 1947 में, जब डिवीज़न हुआ, तो बहुत सारे जो मेन साइट्स थी वो सब कहाँ चली गई, पाकिस्तान में। तो इसी के बाद में इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकेवेशन शुरू की इंडिया में। उसके बाद बहुत सारी और बहुत बड़ी बड़ी साइट्स हमें मिली इंडिया में, जैसे धौलावीरा, लोथल, नागेश्वर, चानुदारो, ये सारी साइट्स मिली जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंध रखती हैं और भारत में अभी हैं। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा अभी ना अब देखो ये 1980s के बाद से हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस मिलने लगी है और इंटरनेशनल लेवल पे कमिटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं या आर्कियोलॉजिस्ट के ग्रुप हैं जो इसको स्टडी करते हैं। मॉडर्न टेक्निक्स, अच्छा आप में से कोई मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में जानता है जो आर्कियोलॉजी में यूज़ करी जाती हैं? तो अभी इतना डेवलपमेंट हो चुका है ना कि बहुत सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं, तो वो चीज़ों का यूज़ करके और भी रिसर्च की जा रही है। ओके, डिस्कवरिंग द पीसेस और प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। अब देखो हमने इतने सारे आर्टिफैक्ट्स ढूंढे, सब कुछ कर लिया, ठीक है, आर्टिफैक्ट्स ढूंढे और सब कुछ स्टडी कर लिया, हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि ये पास्ट है ना, तो इसको फाइंड्स को आर्कियोलॉजिस्ट कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट यूज़ के अकॉर्डिंगली इसको क्लासीफाई करते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट है। जैसे लग्जरी वाला डिस्कस किया, लग्जरी क्या है और यूटिलिटेरियन क्या है, ठीक है। उसके अलावा पहले तो मटेरियल के अकॉर्डिंगली हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया कि ये लोहे का है, ये लकड़ी का है, ये इसका है, उसका है, मतलब अलग अलग मटेरियल के अकॉर्डिंगली डिफ्रेंशिएट कर दिया। उसके बाद हम फंक्शन के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये टूल है या फिर ऑर्नामेंट है या फिर ये कोई, और अगर दोनों में से कोई नहीं है तो मे बी ये किसी रिचुअल यूज़ में आता है, ठीक है, इसका कोई अलग ही रिचुअल यूज़ है, ठीक है। और देखो जब भी ना हम फंक्शन स्टडी करते हैं किसी भी आर्टिफैक्ट के, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना वो क्या यूज़ उनका होता था, पर हम क्या करते हैं मॉडर्न शेप से उनका रिजेंबल करते हैं। जैसे ना मोहनजोदाड़ो में बड़े बड़े पत्थर मिले थे, बड़े पत्थर और छोटा पत्थर, तो उसको ना देखा कि सेडल क्वांट क्या होता है, सिलबट्टा होता है, सिलबट्टा जिसपे मसाले पीसे जाते हैं, तो वो क्योंकि वो मतलब आज के सिलबट्टे से भी मिलता जुलता है, तो मे बी उस पर ग्रेन्स पीसे जाते हों और मसाले पीसे जाते हों। तो हिस्टोरिकल्स क्या करते हैं ना, हमेशा नोन से अननोन की तरफ मूव करते हैं। जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं हम उन्हें आज की चीज़ों से रिलेट करते हैं ताकि हम उनका उस समय का यूज़ पता कर पाएँ। हालांकि ये स्ट्रैटेजी हर जगह भी वर्क नहीं करती, बट बहुत ही इफ़ेक्टिव है, ये यूज़ की जाती है। ओके, अच्छा जैसे कुछ फायर ऑल्टर्स मिले थे, मतलब कुछ ऐसा ना फायर ऑल्टर्स होते हैं ना, और कुछ मूर्तियाँ मिली थी, कुछ देखो जैसे कुछ सील्स मिले थे जो समझ नहीं आया क्या थे, तो इनको मानते हैं कि ये रिचुअल यूज़ से या फिर कुछ उनके
कह सकते हैं रिलीजियस बिलीफ्स से रिलेटेड रहे होंगे। ये कुछ अनयूजुअल अनफेमिलियर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस हो सकती है। देखो जैसे देखो ये लेडी बहुत क्राउंड है, बहुत सारा ज्वेलरी पहनी हुई है, तो कुछ लोग कहते हैं कि मदर गॉडेस हैं जिनका वर्शिप या मदर गॉडेस हैं जिनकी वर्शिप पूजा अर्चना की जाती थी। इसके अलावा हमने पीछे प्रीस्ट किंग देखा था, प्रीस्ट किंग। इसके अलावा देखो ग्रेट बाथ जो मिला वहाँ पे देखा इतना बड़ा बात है, कुछ फायर ऑल्टर्स मिले, ठीक है, अग्नि से रिलेटेड कुछ चीज़ें मिली। तो जब इनका कुछ यूज़ नहीं निकलता तो क्या होता है कि हम इनको बोलते हैं कि ये चीज़ें शायद कुछ रिचुअल सिग्निफिकेंस रखती थी, उस समय के लोगों के धर्मों से या पूजा अर्चना के तरीक़ों से रिलेटेड थी। इसके अलावा जब हमने स्टार्टिंग में चैप्टर शुरू किया था तो हमने देखा था क्या था, जो वो जानवर था सील पर उसका एक सींग था, एक हॉर्न था, तो ऐसा जानवर उसे हम यूनिकॉर्न बोलते हैं। हमने सबने देखा है कार्टून्स में बचपन में, बारबीज में एंड अदर कार्टून्स में यूनिकॉर्न होता है जिसके नाक पर एक सींग होता है, उसके विंग्स भी होते हैं। तो ये रियल में तो नहीं थे, मे बी ये कुछ मिथिकल क्रिएचर्स रहे होंगे। इसके अलावा एक सील मिली है जिसपे एक सील है जिसपे एक पर्सन है जो मेडिटेशन में बैठा है और अराउंड एनिमल्स हैं। तो अब इसके अलावा गॉडेस शिव को वी ऑल्सो कॉल पशुपतिनाथ, राइट। पशुपतिनाथ भी हम उन्हें बोलते हैं। तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि मे बी ये कुछ पशुपतिनाथ को इंडिकेट करा गया है। इसके अलावा बट देखो ऋग्वेदा में ना शिव को रुद्र बोला है बट पशुपतिनाथ कहीं भी मेंशन नहीं है। तो उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि मे बी ये कोई शमन है। शमन होते थे वो लोग जो कि ईश्वर यानी ईश्वरीय दुनिया और नॉर्मल दुनिया को कनेक्ट करते थे, मतलब ऐसा कहते हैं, ठीक है, शमन थे। अब तो पर ना देखो ये योगी हैं। अच्छा, भगवान शिव को यानी गॉडेस शिव को हम योगी भी बोलते हैं। योगी, पशुपतिनाथ, रुद्र, ये सब नाम उनको दिए जाते हैं। बट ऋग्वेदा में जो कि ऋग्वेदा इंडस वैली सिविलाइजेशन के काफ़ी बाद में लिखा गया, बट ऋग्वेदा में ना कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि कहीं पे भी शिव जी को पशुपतिनाथ या शिव जी को योगी नहीं कहा है, मतलब गॉडेस शिव को, भगवान शिव को योगी के रूप में प्रेजेंट नहीं करा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये शमन है, कोई शमन है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव कवर्ड योर फर्स्ट चैप्टर। ओके, तो अच्छा इसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है। ये ना देखो, अब ये कुछ लोगों का मानना है, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि शायद ये गेम स्टोन्स हैं और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि शायद ये शिवलिंग है। बिकॉज हम शिव की वर्शिप कई फॉर्म्स में करते हैं। कई जगह पर शिव को एक ह्यूमन फॉर्म में वर्शिप किया जाता है, मतलब कई जगह पे देखिए हम भगवान शिव की मूर्तियाँ होती हैं जिसमें उनके गले में सांप लिपटा होता है, हाथ में त्रिशूल होता है। हम उस मूर्ति की मतलब उस रूप की पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा कई जगह पर शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो अर्नेस्ट मके जिन्होंने ड्रेनेज सिस्टम पे कमेंट किया था, मतलब ड्रेनेज सिस्टम के बारे में जिन्होंने अपने राइटिंग्स में लिखा है, तो वो ये कह रहे हैं कि मे बी ये गेम्समैन भी हो सकते हैं। हो सकता है ये शिवलिंग हो, या मे बी देखो जिस तरह के पत्थर पे ये रखा हुआ है, इसमें ये ब्लॉक्स हैं, तो मे बी शायद ये कुछ खेलने से, जैसे अभी हम चेस खेलते हैं उसमें भी कुछ इसी तरह के प्यादे होते हैं, तो शायद ये गेम्समैन या उस तरह के प्यादे हैं। ऑल्दो अभी हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में इतना कुछ जानते हैं पर फिर भी सब कुछ नहीं जानते। ओके, सो दिस इज़ ऑल, दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये और इसमें से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये टाइमलाइंस हम स्टडी कर सकते हैं और इसके अलावा इसके टेक्स्ट क्वेश्चंस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और मैप वर्क के लिए इसमें कुछ प्लेसेस इंपॉर्टेंट हैं एंड मैप वर्क विल बी कवरिंग इन अ सेपरेट वीडियो। सो दैट्स ऑल फॉर today's video and thank you very much. I hope that you will find this video informative. Do like, share and subscribe, and I've tried to explain this topic in a very interesting manner so that you may not feel boring and you can study and you can remember, you can understand history, because history is not rote learning. Okay, thank you, stay motivated, stay safe and study hard.